35 साल की मायावती संसद में किसी को जानती नहीं थी। मायावती के तेल लगे बालों और साधारण वेशभूषा से उस दौर में कई सोफिस्टिकेटेड महिला सांसदों को परेशानी होती थी। उनकी ये शिकायत होती थी कि मायावती से पसीने की बदबू आती है। अब यह सोचने की बात यह है। दैनिक जागरण अखबार में खबर छपती है जिसमें दावा किया जाता है कि मायावती की एक 12 साल की गोपनीय बेटी है। दैनिक जागरण ने ही अपनी एक खबर की हेडलाइन में मायावती को चमारन कहा था। मायावती से पहले देश में केवल 3 दलित मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन इनमें से भी किसी ने कभी भी सवर्ण जातियों को चुनौती देने की हिम्मत नहीं उठाई। मायावती ने ठीक इसके उलट किया और इसी वजह से दलितों में मायावती की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। मुलायम सिंह यादव उस दौर में मायावती का फोन उठाना बंद कर चुके थे। उधर दूसरी तरफ काशीराम ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अपने अच्छे संबंधों का फायदा उठाते हुए बीजेपी को गठबंधन के लिए तैयार कर लिया था, जिसके बाद होता है गेस्ट हाउस कांड। 17 अप्रैल 1999 को बीएसपी के सांसदों ने सरकार के खिलाफ वोट किया और उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र 1 वोट से गिर जाती है। सरकार गिरने के बाद मायावती कहती हैं कि वाजपेयी से कल्याण सिंह को बीएसपी को तोड़ने से ना रोकने का बदला लिया। मौजूदा सरकार के खिलाफ वोट दिया है और हमारी वजह से सरकार गिरी है। ये उत्तर प्रदेश का जवाब है बीजेपी को। मायावती का रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से भी बड़ा टकराव होता है। इसी के बाद से मायावती ने राजा भैया और उनके पिता को पोटा के तहत जेल में डाल दिया। मुलायम सिंह यादव ने दावा किया कि मायावती ने जन्मदिन के गिफ्ट के तौर पर अपने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और सरकारी अधिकारियों से पैसे मांगे हैं। ऐसा लग रहा था कि मायावती मुलायम सिंह का वही हश्र करने की योजना बना रही थी जो उन्होंने राजा भैया के साथ किया था। मायावती ने अपना ध्यान 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर लगाया। एक के बाद एक कई चोटी वाले और तिलकधारी ब्राह्मणों ने उस दौर में दलित समाज से आने वाली मायावती के पैर छुए। मात्र 15 साल के अंदर मायावती और बीएसपी की किस्मत पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो आसमान से जमीन पर आ चुकी थी। अब सवाल उठ सकता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसका एक कारण 2007 की जीत में भी छिपा हुआ है। नमस्कार, कहानी के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज कहानी एक ऐसी महिला की जिसने अपने जीवन में हर बाधा को पार किया, अपने पिता के भेदभाव से लेकर जातिगत अपमान को सहा, जिसने भारत में दलितों की राजनीति को नई दिशा दी, जो गेस्ट हाउस कांड में मौत के मुंह से बच गई। वो महिला जो 2008 में कहा करती थी कि धरती की कोई भी ताकत मुझे प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकती, फिर एक दौर ऐसा भी देखती है जब वो एक लोकसभा सीट नहीं जीत पाती। सत्ता के शिखर से लेकर पतन तक की ये मायावती की कहानी है। वो मायावती जिन्होंने अंबेडकर के सपनों को उठाया, प्रधानमंत्री की कुर्सी को छुआ, लेकिन फिर अपनी गलतियों के जाल में फंस गई। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कैसे दलितों की मसीहा बहन जी से उनकी पार्टी का आधार सिकुड़कर एक छोटे से वोट बैंक तक सीमित हो गया। मायावती की वो कौन सी गलतियां थीं जिसने उनके राजनीतिक साम्राज्य को धूल में मिला दिया। आज कहानी में बात करेंगे मायावती के जीवन की। मायावती की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें स्ट्रगल, पावर और एम्बिशन के बीच खेले गए दांवपेच भरे पड़े हैं। मायावती को समझना है तो आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तारीख थी 15 जनवरी साल 1956। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में एक बच्ची का जन्म होता है। इसी दिन बच्ची के पिता प्रभुदास दयाल, जो केंद्र सरकार के डाक विभाग में क्लर्क थे, उनका प्रमोशन होता है। परिवार के लिए बच्ची अच्छी खबर लेकर आई थी, इसलिए माता पिता ने उसका नाम रखा माया। जब मायावती 2 साल की थी तब उनका परिवार गाजियाबाद से दिल्ली आ गया और इंदरपुरी की झुग्गी झोपड़ियों की कॉलोनी में रहने लगा। मायावती के अपने पिता से बनती नहीं थी। मायावती के पिता बेटों को ज्यादा प्यार करते थे, उन्हें पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल भेजते थे। मायावती अपने परिवार में पढ़ाई में सबसे तेज थी, लेकिन इसके बावजूद उनके पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए उतने पैसे खर्च नहीं किए। मायावती ने बाद में इसके लिए अपने पिता को काफी ताने मारे। साल 1993 में उत्तर प्रदेश में जब बीएसपी और एसपी की सरकार थी, उनके पिता प्रभुदास अपने गांव के लिए एक विशेष योजना की मांग लेकर अपनी बेटी मायावती के पास पहुंचे थे। उस मांग को सुनकर मायावती ने कहा, मुझे तो लगा था कि आपके बेटे ही आपके परिवार का नाम आगे लेकर जाएंगे। अब आप उनसे अपने गांव में कॉलेज, सड़क और अस्पताल बनाने के लिए कह दीजिए। इसके बाद मायावती के पिता ने उनसे माफी मांगी,
कहा कि उन्हें समझ में आ गया है कि उनकी बेटियां ही उनकी जिंदगी में सबसे जरूरी है। लेकिन आगे भी मायावती की अपने पिता के साथ दूरियां बरकरार रहती हैं। कहा जाता है कि अपने पिता के व्यवहार की वजह से मायावती काफी एम्बिशियस होती चली गई। वे अपने पिता को दिखाना चाहती थी कि उनकी बाकी संतानों से बेहतर मायावती है। मायावती जिस जाति से आती हैं वो दलित समाज है और वो जातिगत भेदभाव के बीच बड़ी हुई है। दलित होने के चलते समय समय पर उन्हें ह्यूमिलेशन झेलना पड़ा। मायावती कहती है कि जब भी बस या ट्रेन में लोगों को उनके मोहल्ले के बारे में पता चलता तो वो इनसे बात करना बंद कर दिया करते थे। जब उन्होंने अपनी मां से इसका कारण पूछा तो मां ने इसकी वजह उनकी जाति को बताया। कहा कि उनकी जाति को समाज में नीचा और गंदा समझा जाता है। कई जातियां ऊपरी हैं और वो उनसे भेदभाव करती है। यह सब कुछ देखकर मायावती को बचपन से ही जाति व्यवस्था से नफरत हो गई थी। दिल्ली में रहते हुए मायावती हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने जाती। बाबा साहब को मिलने वाली इज्जत से मायावती बहुत प्रभावित हुई थी। उन्होंने अपने पिता से पूछा कि अगर वो भी अंबेडकर की तरह सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ती हैं तो क्या लोग उन्हें भी सम्मान देंगे। उनके पिता ने कहा कि इसके लिए उन्हें पढ़कर IAS बनना पड़ेगा। अपने पिता की यह बात मायावती के दिमाग में बैठ गई और फिर मायावती IAS बनने को अपना मिशन बना लेती है। मायावती को IAS बनने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने एक ही साल में 3 क्लासेस पार कर ली। मायावती दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से ग्रेजुएशन और गाजियाबाद के कॉलेज से BEd करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करने लगी। इसके साथ ही एक सरकारी स्कूल में वो पढ़ाने भी लगी। इन सब के बीच उनकी IAS की तैयारी भी जारी थी। इस दौरान मायावती दलितों के मुद्दों को लेकर हमेशा सजग रहती। उस समय के युवा शहरी और पढ़े लिखे दलितों को लगता था कि कांग्रेस का वोट बैंक होने के बाद भी पार्टी उनके सामाजिक और आर्थिक दमन को खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही। इमरजेंसी में जो कुछ हुआ था उससे दलितों का कांग्रेस से और भी ज्यादा मुंहभंग हो गया था। दरअसल इमरजेंसी के समय संजय गांधी के जबरदस्ती नसबंदी और झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने के अभियान से दलितों को काफी नुकसान हुआ था। इन दलित युवाओं की नाराजगी महात्मा गांधी तक जाती थी। 1932 में महात्मा गांधी ने दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने की अंबेडकर की मांग को ठुकरा दिया था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब हर सीट पर दलित अपना अलग प्रतिनिधि चुन सकते थे। मायावती जैसे दलित युवा गांधी के इस फैसले को एक बड़े पाप के तौर पर देखते थे और मायावती ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में महात्मा गांधी के बारे में इसी के चलते काफी कड़वी बातें लिखी हैं। मायावती अपने शुरुआती दिनों से ही महात्मा गांधी को मनुवादी भी कहती थी। उनका यह मानना था कि अंबेडकर की सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग ठुकराकर गांधी ने अछूतों को एक बड़ी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत बनने से रोक दिया। मायावती को गांधी की तरफ से अछूतों को दिए गए हरिजन नाम से भी बेहद आपत्ति थी। जब सितंबर 1977 में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाति व्यवस्था के खिलाफ एक कॉन्फ्रेंस में रायबरेली से इंदिरा गांधी को हराने वाले राजनारायण ने अछूतों को हरिजन कहा, उस वक्त मायावती नाराज हो गई। अपने भाषण में मायावती ने कहा कि यह शब्द बोलकर राजनारायण ने दलितों का अपमान किया है और इसी के बाद राजनारायण मुर्दाबाद, जनता पार्टी मुर्दाबाद जैसे नारे लगने लगे। कॉन्फ्रेंस में आए दलित नेताओं और एक्टिविस्ट ने मायावती को इस जोरदार भाषण के लिए शाबाशी दी। शाबाशी देने वालों में बैकवर्ड और माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन BAMCEF के लोग शामिल थे। ये काशीराम का संगठन था जो दलितों के बीच अपनी अलग पहचान बना रहा था। इसी भाषण के बाद मायावती का नाम दलित संगठनों और कार्यकर्ताओं के बीच बड़ी तेजी से फैलने लगा। साल 1977 की एक सर्द रात में लगभग 9 बजे किसी ने मायावती के घर का दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खोला गया तो सामने काशीराम खड़े थे। काशीराम से मायावती की यह पहली मुलाकात थी। काशीराम उस समय तक शहरी दलितों में एक जाना पहचाना नाम बन चुके थे। काशीराम मायावती से मिलने आए। मायावती ने उनसे कहा कि वो IAS ऑफिसर बनना चाहती है। इस पर काशीराम बोले कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर रही है। कलेक्टर और दूसरे अधिकारी केवल सरकार चला रहे राजनीतिक पार्टियों के आदेश मानते हैं। काशीराम कहते हैं कि हालिया सालों में दलित समुदाय से कई कलेक्टर और कई बड़े अधिकारी बने, लेकिन उन्हें सही दिशा दिखाने वाले राजनेता नहीं बने। काशीराम मायावती से कहते हैं कि मैं आपको इतनी बड़ी नेता बना दूंगा कि कई कलेक्टर फाइल लेकर आपके आदेश का इंतजार करेंगे और इस तरह आप सही मायनों में दलितों की सेवा कर पाएंगे।
मायावती और काशीराम के बीच लगभग 1 घंटे तक बातचीत होती है। इस 1 घंटे ने मायावती की जिंदगी की दशा और दिशा बदल दी थी। ये उनकी जिंदगी और उनके करियर में एक निर्णायक पल साबित होता है। मायावती ने काशीराम को अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। काशीराम कुछ समय से एक ऐसा दलित नेता ढूंढ रहे थे जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हो और चमार जाति से आता हो, ताकि वो राज्य में उनके दलित आंदोलन को आगे ले जाने के लिए तैयार हो। उन्हें पूरा भरोसा था कि उत्तर प्रदेश उनकी सफलता की चाबी है, क्योंकि यहां दलितों और पिछड़ों को बहुत सारे अत्याचारों का सामना करना पड़ता था। उनका यह मानना था कि अगर उत्तर प्रदेश को जीत लिया गया तो पूरा देश जीतने के लिए रास्ता खुल जाएगा। लेकिन वे खुद उत्तर प्रदेश में दलित आंदोलन के लिए सबसे अच्छा चेहरा नहीं थे, क्योंकि काशीराम खुद पंजाब से आते थे और उत्तर प्रदेश में उन्हें हमेशा बाहरी नेता के तौर पर देखा जाता। लेकिन मायावती उनकी इस स्कीम पर बिल्कुल फिट बैठी। वे उत्तर प्रदेश की मूल निवासी थीं, चमार जाति से आती थीं और दलितों के मुद्दे और जातिवाद को लेकर जागरूक थी। काशीराम से इस मुलाकात के बाद मायावती ने धीरे धीरे आईएएस बनने के अपने सपने को पीछे छोड़कर काशीराम के बताए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। हालांकि उस दौर में उनके पिता को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने मायावती को राजनीति से दूर रहने के लिए कहा। जब वो इसमें विफल रहे तो मायावती से कांग्रेस जैसी किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने के लिए कहा। यह कहा कि अगर तुम काशीराम की बात मानोगी तो फिर पार्षद भी नहीं बन पाओगी। मायावती, उनके पिता और काशीराम के बीच ये रस्साकसी कई सालों तक चलती रही। एक दिन पिता प्रभुदास ने मायावती को राजनीतिक छोड़कर एक बार फिर से आईएएस की तैयारी करने का अल्टीमेटम दिया। मायावती के पिता ने कहा कि या तो मायावती काशीराम से मिलना जुलना छोड़कर अफसर बनने की तैयारी शुरू कर दे या फिर उनका घर छोड़ दे। बस फिर क्या था, मायावती ने सरकारी टीचर की नौकरी करते समय बचाए गए अपने पैसे और कपड़े लिए और घर को छोड़ दिया। जिस समय मायावती ने घर छोड़ा, काशीराम उस वक्त शहर से बाहर थे। मायावती उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाई और सीधे करोल बाग में BAMCEF के ऑफिस पहुंच गई। जब काशीराम वापस आए तो मायावती ने बताया कि वो घर छोड़ आई हैं और अपनी जिंदगी को दलित आंदोलन को समर्पित करना चाहती हैं। काशीराम ने मायावती को रहने के लिए BAMCEF ऑफिस के पास अपना कमरा दे दिया, जिसमें वो खुद किराए में रहते थे। दरअसल काशीराम अक्सर दिल्ली से बाहर रहते थे। यहां पर भी मायावती ने हिम्मत दिखाई। उस वक्त किसी अविवाहित लड़की का किसी मिडिल एज आदमी के घर में रहना अपने आप को सामाजिक अटकलों में शामिल करना था। लेकिन फिर भी मायावती यहां रहने लगी और अपने साथ अपने भाई सिद्धार्थ को भी यहीं रख लिया। यहीं से दोनों के बीच में एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत हुई जिसे लेकर काफी अटकलें, काफी गॉसिप्स फैलाई गई। लोग मायावती और काशीराम को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। एक बार एक पत्रकार ने देखा कि काशीराम के घर के बगीचे में एक महिला के कपड़े सूख रहे हैं। उन्होंने काशीराम से सवाल किया कि एक अविवाहित के घर पर महिला के कपड़ों का क्या काम है। इस सवाल पर काशीराम भड़क गए और पत्रकार को फटकार लगाई कि आप राजनीतिक सवाल न पूछकर इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हैं। काशीराम के जीते जी अक्सर मायावती से उनके संबंध को लेकर कई तरह के अटकलें और सवाल पूछे जाते थे। काशीराम पर दलित नेताओं की तरफ से भी कई तरह का दबाव बढ़ रहा था। मायावती के विरोधी काशीराम पर यह आरोप लगाते कि वे अपने पुराने और अधिक सीनियर साथियों को अनदेखा कर मायावती को आगे बढ़ाने लग गए। हालांकि इन तमाम चर्चाओं के बीच में मायावती ने कई मौकों पर यह कहा कि काशीराम उनके लिए बड़े भाई या फिर पिता के बराबर थे। लेकिन मायावती काशीराम को लेकर पॉजिटिव थी। जब भी कोई काशीराम के करीब आने की कोशिश करता तो मानो उन्हें खतरा महसूस होता। यह आरोप लगता कि मायावती काशीराम के सोशल सर्किल और डेली एक्टिविटीज पर निगरानी रखती थी। इससे कई बार काशीराम परेशान हो जाते। काशीराम के कई पुराने दोस्त भी मायावती को पसंद नहीं करते थे। वे उन्हें मायावती से दूर रहने को कहते थे। दूसरी तरफ मायावती धीरे धीरे काशीराम को उनके पुराने दोस्तों से दूर कर रही थी। 1970 के दशक के अंत तक काशीराम को लगने लगा कि BAMCEF बहुजन समाज को लेकर उनके विजन को पूरा नहीं कर सकता। उन्हें यह लगने लगा कि पढ़े लिखे दलितों को इकट्ठा करने भर से कुछ भी नहीं होने वाला। दलितों को पॉलिटिकल पावर की जरूरत है। अंबेडकर की तरह काशीराम भी पॉलिटिकल पावर को दलितों के मुक्ति की मास्टर की मानते थे और उसके बाद इसी दिशा में काम करना शुरू कर दिया। यहां मायावती ने भी काशीराम को BAMCEF से आगे बढ़ाने का साहस दिया। अगर मायावती नहीं होती तो शायद काशीराम BAMCEF को छोड़ नहीं पाते। दलितों को एकजुट करने के लिए काशीराम ने 1980 में अंबेडकर ऑन व्हील्स नाम से एक अभियान शुरू किया। इसमें अंबेडकर के जीवन, उनके विचारों के बारे में बताया जाता और दलितों के साथ होने वाले अत्याचार, प्रताड़ना को भी दिखाया जाता।
ये एक कामयाब अभियान था। इसके कामयाबी में मायावती का अहम योगदान माना जाता है। इसी बीच 1980 में मंडल कमीशन के चलते पिछड़ी जातियां मोबिलाइज हो रही थी। इससे काशीराम के आंदोलन को काफी मदद मिलती है। 1981 के आखिर में काशीराम ने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाई। इसे DS4 के नाम से जाना गया। इसका नारा था, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़, बाकी सब हैं DS4। इसी तरह इनके कार्यकर्ता प्रचार के दौरान तिलक, तराजू और तलवार, जूते मारो इनको चार, ऐसे कई नारे लगाने लगे, जिन पर बाद में कई तरह के विवाद हुए। DS4 दरअसल एक राजनीतिक पार्टी नहीं थी। इसका उद्देश्य दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को साथ में लाना था। DS4 के बाद 14 अप्रैल साल 1984 को दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी को लॉन्च किया गया। इसकी लॉन्चिंग से पहले DS4 के नेताओं कार्यकर्ताओं ने देश भर में लगातार 100 दिनों तक साइकिल से घूमकर अभियान चलाया, जिसमें 7,000 से अधिक सभाएं आयोजित की गई। लेकिन पार्टी की लॉन्चिंग को ज्यादा सुर्खियां नहीं मिली, क्योंकि उस वक्त देश में ऑपरेशन ब्लू स्टार, भोपाल गैस त्रासदी, इंदिरा गांधी की हत्या और सिख विरोधी दंगे जैसे कई प्रमुख घटनाएं हो रही थी। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में काशीराम और मायावती ने अपना पहला चुनाव लड़ा। मायावती पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना सीट से मैदान में उतरती है। तब तक बीएसपी को चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिली थी, इसलिए दोनों नेता निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ते हैं। लेकिन इस चुनाव में मायावती और काशीराम दोनों ही चुनाव हार जाते हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश के रिजर्व बिजनौर सीट पर लोकसभा उपचुनाव में मायावती एक बार फिर चुनाव में उतरती है। यहां पर उनका मुकाबला जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार और उभरते दलित नेता रामविलास पासवान के साथ था। मीरा कुमार ये चुनाव जीत गई। मायावती यहां तीसरे स्थान पर रही, लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ रहे दलितों ने मायावती को वोट दिया था। मई 1987 में मायावती ने तीसरी बार अपनी सियासी किस्मत को आजमाया और हरिद्वार की रिजर्व लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ी। अब तक बीएसपी को चुनाव आयोग से मान्यता मिल चुकी थी और मायावती के पार्टी के सिंबल हाथी पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन इस बार भी मायावती को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उनको मिलने वाले वोटों की संख्या 1,30,000 को पार कर गई थी। ये वही चुनाव था जिसमें रामविलास पासवान की जमानत जब्त हो गई थी और इसके बाद रामविलास पासवान कभी भी उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ते हैं। बीएसपी एक के बाद एक चुनाव लड़ती गई। मायावती गांव-गांव जाकर प्रचार करती रही। मायावती को देखकर ग्रामीण महिलाएं अचंभित हो जाती। मायावती और काशीराम ने पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। पिछड़ी जातियों को अपने साथ करने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की मांग करते हुए अभियान चलाए। इसके अलावा वो मुस्लिम गांवों और बस्तियों में जाकर मुस्लिमों से दलितों के साथ जुड़ने को कहती। उनकी इस मेहनत का असर भी दिखने लगा। 1989 लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने पहली बार अपना खाता खोला और उसे 3 सीटों पर जीत मिल गई। पार्टी 245 सीटों पर लड़ी थी और उसे देश भर में 2.7% वोट मिले। बीएसपी के सफर में यह एक छोटा लेकिन अहम पड़ाव था। बिजनौर में मायावती को 1,83,000 वोट मिले और जनता दल के उम्मीदवार को 10,000 से अधिक वोटों से हराया। इसके बाद मायावती पहली बार लोकसभा पहुंचती हैं। 33 साल की मायावती संसद में किसी को जानती नहीं थी, लेकिन वे संसद के नियम सीखने के लिए पूरी तरह से आतुर थी। अन्य सांसदों को देखकर मायावती भी लोकसभा के वेल में आ जाती। यहां उनके मुद्दे मुख्य तौर पर दलितों पर अत्याचार को लेकर रहते। संसद में मायावती का रवैया देखकर कई नेताओं को उस वक्त यह लगता था कि वो संसदीय बहस का स्तर गिरा रही है। मायावती के तेल लगे बालों और साधारण वेशभूषा से उस दौर में कई सोफिस्टिकेटेड महिला सांसदों को परेशानी होती थी। उनकी ये शिकायत होती थी कि मायावती से पसीने की बदबू आती है। उन्होंने एक सीनियर सांसद से कहा कि वो मायावती को स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाने की सलाह दे। संसद में मायावती की पहली पारी ज्यादा लंबी नहीं चली। वीपी सिंह और फिर चंद्रशेखर की सरकार गिर गई और लोकसभा को समय से पहले भंग करना पड़ा, जिससे देश में मिड टर्म लोकसभा चुनाव हुए। इसके बाद मंडल का दौर आया और देश के पॉलिटिकल सीन में बीएसपी कहीं पीछे छूट गई। साल 1991 लोकसभा चुनावों में बीएसपी की सीटें 3 से घटकर 2 हो गई। मायावती अपनी दोनों सीटों पर चुनाव हार गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और उनकी सीटें और वोट परसेंटेज दोनों गिर गए। 2 सीटों से हारने के बाद मायावती ने फिर से लोकसभा पहुंचने के लिए नवंबर 1991 में बुलंदशहर से उपचुनाव लड़ा, लेकिन एक बार फिर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। हार के साथ साथ मायावती को यहां बूथ कैप्चरिंग के आरोप में उस वक्त गिरफ्तार भी किया गया था। इसके बाद मायावती ने 1992 में पंजाब के होशियारपुर से लोकसभा उपचुनाव लड़ा, लेकिन यहां पर भी वो चुनाव हार गई। यह पहली बार था जब उत्तर प्रदेश के बाहर मायावती ने चुनाव लड़ा था। उन्हें 90,000 से अधिक वोट मिले थे। वो दूसरे स्थान पर रही थी।
इसी बीच अयोध्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद तो गिराया, केंद्र सरकार ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया, लेकिन इसके बाद साल 1993 में यहां मिड टर्म विधानसभा चुनाव होते हैं। इस चुनाव में पहली बार मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी और काशीराम की बीएसपी ने गठबंधन किया था। सपा और बसपा दोनों के लिए गठबंधन फायदे का सौदा साबित हुआ। नतीजों में समाजवादी पार्टी को 109 और बहुजन समाज पार्टी को 67 सीटें आती हैं। उन्होंने कांग्रेस और अन्य छोटी पार्टियों के समर्थन से सरकार बना ली। 177 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी को उस वक्त विपक्ष में बैठना पड़ा था। बीएसपी पहली बार सत्ता में आ चुकी थी। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे और बीएसपी को 11 मंत्री पद मिले थे। मायावती इस सरकार में शामिल नहीं हुई, लेकिन उन्हें इस गठबंधन की फंक्शनिंग को सुपरवाइज करने का काम सौंपा गया था। इसे मायावती ने अपनी इमेज बनाने के मौके के तौर पर देखा। सरकार बनने के कुछ समय बाद ही लोकल मीडिया ने मायावती को सुपर चीफ मिनिस्टर कहना शुरू कर दिया। इसे सुनकर मायावती को खूब मजा आता। लोकसभा चुनाव में असफल हो चुकी मायावती को जनवरी 1994 में राज्यसभा की सीट मिल गई, लेकिन इस बार वे सांसद आकर खुश नहीं थी। इसी बीच मार्च 1994 में मायावती ने महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक बयान देकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए मायावती ने कहा कि गांधी ने दलितों को हरिजन यानी भगवान के बच्चे बताया। मैं पूछती हूं कि अगर दलित भगवान के बच्चे हैं तो क्या बाकी शैतान के बच्चे हैं? अगर गांधी को यह शब्द इतना ही प्यारा लगता था तो वो खुद को हरिजन क्यों नहीं बुलाते थे? वे अपने नाम के आगे हरिजन क्यों नहीं लिखते थे? मायावती के इस बयान के बाद उन पर टाडा एक्ट के तहत गिरफ्तारी की मांग कई नेताओं ने की, लेकिन मायावती पर इसका कोई भी असर नहीं था। वह इस बयान को लेकर बिल्कुल पीछे नहीं हटी और अपने बयान पर टिकी रही। मुलायम सिंह ने सार्वजनिक तौर पर मायावती की आलोचना नहीं की, लेकिन मायावती के बयान से मुलायम ने दूरियां बना ली थी। 1994 के मध्य तक सपा और बसपा सरकार में दरारें दिखनी शुरू हो गई थी। दलितों के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचार इसकी मुख्य वजह थे। 1994 मार्च में मेरठ में जातीय हिंसा में 2 दलितों की मौत समेत कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे मायावती को मुलायम सरकार में दखल देने का बहाना मिल गया। कहा जाता है कि मायावती को सरकार में दखल देने में काफी मजा आ रहा था। इसी बीच 1995 में पंचायत चुनाव होते हैं। इसमें एक तरफा जीत के बाद समाजवादी पार्टी को लगा कि गठबंधन से केवल उसे फायदा हुआ है। मुलायम बीएसपी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने लगे ताकि सरकार चलाने के लिए उन्हें बीएसपी की जरूरत ही ना पड़े। इन सभी चीजों के चलते 1995 की गर्मियां आते आते सपा बसपा गठबंधन टूटने का कगार पर था। मुलायम सिंह यादव उस दौर में मायावती का फोन उठाना बंद कर चुके थे, बीएसपी को तोड़ने की कोशिशें करने में लगे थे। उधर दूसरी तरफ काशीराम ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अपने अच्छे संबंधों का फायदा उठाते हुए बीजेपी को गठबंधन के लिए तैयार कर लिया था। कहा जाता है कि काशीराम ने समझौता होने तक मायावती को भी इस बारे में जानकारी नहीं दी थी। बीजेपी लीडरशिप काशीराम को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन बीमार होने के चलते वे ऐसा नहीं कर सके। बीजेपी ने उन्हें समर्थन पत्र दे दिया और उनके स्वस्थ होने का इंतजार कर रही थी। लेकिन इसी बीच मई के अंत में काशीराम तक ये खबर पहुंची कि मुलायम बीएसपी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये खबर पहुंचते ही तुरंत मायावती को अस्पताल में बुलाया और उनसे बीजेपी के साथ सरकार बनाने का आदेश दे दिया। इसके बाद मायावती 1 जून साल 1995 को राज्यपाल से मिलती है, लेकिन जब मुलायम सिंह को यह जानकारी मिली तो मुलायम गुस्से में आ गए। मुलायम को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने बीएसपी को तोड़ने में आखिर इतनी देरी क्यों कर दी। बीएसपी के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार में रहने के लिए मुलायम को बीएसपी के 69 में से 23 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी, लेकिन उनके पास बीएसपी के उत्तर प्रदेश प्रमुख राज बहादुर समेत 15 विधायकों का ही समर्थन था। जिसके बाद होता है गेस्ट हाउस कांड। गेस्ट हाउस कांड कुछ ऐसा रहा जिसकी गूंज लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में रही। दरअसल 2 जून को जब मायावती लखनऊ के सरकारी गेस्ट हाउस में बीएसपी विधायकों के साथ बैठक कर रही थी, तब शाम लगभग 4 बजे समाजवादी पार्टी के 200 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया। समाजवादी पार्टी के ये तमाम नेता जातिवादी नारे लगाते हुए चिल्लाने लगे और बीएसपी विधायकों और उनके परिवार वालों को धमकियां दे रहे थे। यह सब कुछ देखकर बीएसपी विधायकों ने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन भीड़ दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। बीएसपी विधायकों के साथ मारपिटाई शुरू हो जाती है। कम से कम 5 बीएसपी विधायकों को घसीटते हुए जबरदस्ती कार में डालकर मुख्यमंत्री के आवास ले जाया जाता है। वहां पर उन पर मुलायम सिंह यादव को समर्थन देने के पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ विधायकों ने डर की वजह से हस्ताक्षर कर भी दिए थे। मायावती गेस्ट हाउस के स्वीट नंबर 1-2 में ठहरी थी। समाजवादी पार्टी के नेता यहां भी पहुंच जाते हैं।
जातिवादी नारेबाजी और अश्लील गालियां देते हुए दरवाजे को खटखटाते हैं। स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही थी, लेकिन हजरतगंज के एसएचओ विजय भूषण और एसएचओ सुभाष सिंह बघेल ने कुछ कांस्टेबल के साथ मिलकर भीड़ को पीछे ढकेल दिया। उन्हें रोकने के लिए कॉरिडोर में दीवार बनाकर खड़े हो गए। इन चंद बहादुर पुलिसकर्मियों के अलावा वहां मौजूद किसी भी कर्मचारी या अधिकारी ने भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की। कई बीएसपी विधायकों और कुछ पुलिस वालों ने अपने बयानों में बाद में बताया कि लखनऊ के एसएसपी सीनियर ओपी सिंह घटना के समय गेस्ट हाउस में ही मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जबकि वो सिगरेट के गश के बीच इस सारी खबर की जानकारी को लेते रहे। इसी बीच मायावती अपने कमरे के अंदर से केंद्रीय गृह मंत्री शंकर राव चौहान और बीजेपी और जनता दल के नेताओं को फोन करती रही। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार समाजवादी पार्टी के विधायकों और गुंडों ने मायावती को जमकर गालियां दी, उन्हें पीटने की कोशिश की। मायावती की जान पर खतरा आ गया था। जब बीएसपी के विधायक उन्हें बचाने में नाकाम रहे, तब बीजेपी के विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी उन्हें बचाकर ले गए। आरएसएस के स्वयंसेवक रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी पास ही की बिल्डिंग में ठहरे हुए थे। इस घटना के बाद से मायावती ब्रह्मदत्त द्विवेदी को अपना भाई मानने लगी थी और जब साल 1997 में ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हुई, तब उनके घर जाकर वो फूट फूट कर रोई थी। इसके बाद हुए उपचुनावों में मायावती ब्रह्मदत्त द्विवेदी की पत्नी के खिलाफ बीएसपी के उम्मीदवार को नहीं उतारती है और वहां लोगों से मायावती अपने भाई की विधवा को वोट देने की अपील भी करती हैं। खैर, वापस लौटते हैं गेस्ट हाउस कांड पर। अगले दिन जब डीएम राजीव खेर मौके पर पहुंचे, तब जाकर गेस्ट हाउस की स्थिति नियंत्रण में आई। उन्होंने सिटी एसपी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी के नेताओं और गुंडों को गेस्ट हाउस से बाहर निकाला। इसके लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय से आई चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और इसी के चलते उसी शाम उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया। आधी रात बीतने के बाद डीएम के आश्वासन के बाद मायावती और अन्य विधायकों ने स्वीट 1-2 के दरवाजे खोले। इस पूरे घटनाक्रम को ही गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। गेस्ट हाउस कांड के बावजूद मुलायम सिंह मायावती को मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं पाए और 3 जून साल 1995 को मायावती उत्तर प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती है। जब मायावती मुख्यमंत्री बनी, तब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इसे लोकतंत्र का चमत्कार बताया था। वैसे सच कहें तो ये चमत्कार जैसा ही था। दलित समुदाय से आने वाली एक युवा महिला, जिसके पास ना तो कोई प्रशासनिक अनुभव था और ना ही कोई राजनीतिक विरासत, वो अचानक से देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बन जाती है। मुख्यमंत्री के तौर पर मायावती के पास बड़े फैसले लेने लायक बहुमत नहीं था। उन्हें पता था कि बीजेपी कभी भी उनसे अपना समर्थन वापस ले सकती है, लेकिन उन्होंने इस छोटे मौके का भी बीएसपी के दलित एजेंडा को एग्रेसिवली आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। मायावती से पहले देश में केवल 3 दलित मुख्यमंत्री रहे थे। आंध्र प्रदेश में दामोदरम संजीवया, बिहार में रामसुंदर दास और राजस्थान में जगन्नाथ पहाड़िया। लेकिन इनमें से भी किसी ने कभी भी सवर्ण जातियों को चुनौती देने की हिम्मत नहीं उठाई। मायावती ने ठीक इसके उलट किया और इसी वजह से दलितों में मायावती की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। दलित एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए मायावती ने सबसे पहले कई बड़ी संस्थाओं, इमारतों और जिलों का नाम दलित नायकों पर रखा। पूरे राज्य में अंबेडकर की प्रतिमाएं लगाना शुरू कर दिया। मायावती का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट राजधानी लखनऊ में दलित बहुजन नायकों के सम्मान में 28 एकड़ का अंबेडकर पार्क और परिवर्तन चौक बनाना रहा। इनमें ब्राह्मणवाद के खिलाफ अभियान चलाने वाले फूले, पेरियार, शाहूजी महाराज और अंबेडकर जैसे दलित नायकों की प्रतिमाएं लगाई गई। बीएसपी ने इस दौर में पेरियार मेला भी आयोजित किए। पेरियार ने रामायण ट्रू रीडिंग नामक अपनी किताब में रामायण का एक अल्टरनेटिव रूप पेश किया, जिसमें उन्होंने राम और सीता को खुलेआम अपमानजनक तरीके से दर्शाया था। पेरियार पर फेस्टिवल्स के जरिए बीएसपी ने दलितों का दिल तो जीत लिया, लेकिन इसे बीजेपी को जानबूझकर उकसाने के तौर पर देखा गया, जिसका वोट बैंक सवर्ण जातियों में था। इसके अलावा कई अहम पदों पर दलितों को पोस्ट किया गया। आधे जिलों में दलित अधिकारियों को मजिस्ट्रेट बनाया गया। 25% से अधिक पुलिस थानों का इंचार्ज दलित पुलिस अधिकारियों को बनाया गया। मायावती ने अंबेडकर गांव योजना के जरिए ज्यादा दलित आबादी वाले गांवों को ज्यादा पैसे दिए। अभी तक जो गांव सबसे पिछड़े थे, अचानक से वो चमकने लगे। वहां पक्की सड़कें, हैंडपंप, मेडिकल क्लिनिक और पक्के घर बनने लगे। वाल्मीकि समाज के बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए वजीफा दिया गया। उन्हें टॉयलेट्स की सफाई से दूर रखने के लिए बाकी कामों की ट्रेनिंग दी गई।
मायावती ने यह सब कुछ जानबूझकर ऊपरी जातियों द्वारा बनाई गई व्यवस्था को हटाने के लिए किया। यह दलितों को यकीन दिलाने के लिए एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था कि पिछड़े लोगों के लिए ऊपरी जातियों के दबदबे को चुनौती देना संभव है। मायावती ने दिखाया कि अगर दलितों के पास पॉलिटिकल पावर हो तो वो क्या कर सकते हैं। यह सब कुछ काशीराम का मास्टर प्लान था, लेकिन मायावती ने इसे अच्छे तरीके से जमीन पर उतारा। बीजेपी और उस दौर में ऊपरी जातियों के दबदबे वाले मीडिया संस्थानों के लिए यह पचाना आसान नहीं था, लेकिन उसकी आलोचना से दलितों में मायावती का प्रभाव और ज्यादा बढ़ने लगा। उधर मायावती ने मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए भी कई कदम उठाए। उनके जिस काम ने मुसलमानों का दिल जीता वो था सितंबर 1995 में मथुरा में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जैसे स्थिति पैदा करने की विश्व हिंदू परिषद की कोशिश को नाकाम कर देना। बाबरी मस्जिद की तरह यहां पर भी वीएचपी कृष्ण जन्मभूमि से सटी हुई मस्जिद को हटाने की मांग कर रही थी। 1995 में उसने कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करके मस्जिद पर कब्जा करने की योजना बनाई, लेकिन मायावती ने उसकी इस योजना को विफल कर दिया। वे वीएचपी की धमकियों के आगे नहीं झुकी और वीएचपी को इसके बाद पीछे हटना पड़ा। मायावती ने उसे विवादित स्थल से 3 किलोमीटर दूर कृष्ण जन्माष्टमी बनाने के लिए मजबूर कर दिया था। मायावती के समर्थक लंबे समय तक इस घटना को प्रशासन को अच्छे से संभालने की उनकी काबिलियत के सबूत के तौर पर पेश करते रहे। मायावती के मुसलमानों के लिए हिंदू कट्टरपंथियों के सामने डटकर खड़े होने से उनकी सेक्युलर छवि और मजबूत होती है और इसी के चलते भविष्य में बीजेपी के साथ कई बार सरकार बनाने के बावजूद मुसलमान उन्हें वोट देते रहे। लेकिन मथुरा केस में उनका कड़ा रुख मायावती की कुर्सी जाने की वजह भी बना। कुछ समय बाद बीजेपी ने मायावती से समर्थन वापस लिया। पहली बार में मायावती केवल 136 दिन ही मुख्यमंत्री रह पाई थी। उनकी सरकार गिरने के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे इसमें नाकाम रहे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया था। मायावती के समर्थक अक्सर ये कहते हैं कि मायावती के पावर में जाने के बाद से मीडिया उनके पीछे पड़ गया था। साल 1995 में दैनिक जागरण अखबार में खबर छपती है जिसमें दावा किया जाता है कि मायावती की एक 12 साल की गोपनीय बेटी है। दैनिक जागरण अखबार ने मायावती की 12 साल की बेटी की खबर पूर्व बीएसपी नेता के हवाले से छापी थी, जिसे पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। मायावती इस खबर से बेहद नाराज हो जाती हैं और लखनऊ में एक बड़ी रैली में दैनिक जागरण अखबार को उनकी कथित बेटी पेश करने या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चुनौती दी डाली। इसके बाद बीएसपी कार्यकर्ताओं ने गुस्से में आकर लखनऊ के दैनिक जागरण के ऑफिस में तोड़फोड़ की। मायावती ने खुद को इस हिंसा से दूर कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर वो सच में दैनिक जागरण पर हमला करवाना चाहती तो उनके ऑफिस की एक भी ईंट नहीं बचती। उनका एक सिग्नल ही दैनिक जागरण को खत्म कर देता। वहीं दूसरी तरफ दैनिक जागरण के मालिक नरेंद्र मोहन ने भी मायावती से माफी मांगने से इनकार कर दिया था। मायावती के पार्टी कार्यकर्ताओं में इस दौर में गुस्सा था। मायावती की पार्टी के सभी डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने शपथ ली कि मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब वो कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। इस घटना के लगभग 10 साल बाद दैनिक जागरण ने ही अपनी एक खबर की हेडलाइन में मायावती को चमारन कहा था। इसके बाद बीएसपी कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर उसके ऑफिस पर हमला किया। इस बार मायावती ने अखबार पर 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा किया, जिसके बाद दैनिक जागरण अखबार ने माफी मांगते हुए कहा कि यह टाइपिंग एरर था। मायावती ने मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरीके से दलितों को आगे बढ़ाया, उससे बीएसपी का जमीनी आधार मजबूत हो गया। साल 1996 लोकसभा चुनाव में इसका प्रदर्शन अच्छा रहा। उसने उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीती, 20 से अधिक % में वोट मिले, जबकि 10 साल पहले 1985 में उसे 2.4% वोट मिले थे। लगभग 10 साल पहले शुरू हुई पार्टी के लिए बड़ी सफलता थी। बीएसपी ने पंजाब में 3 सीटें, मध्य प्रदेश में 2 सीटें जीती। इस तरह उसके खाते में कुल 11 सीटें आई। उसे देश भर में लगभग 4% वोट मिला। 1996 में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं, जिसमें बीएसपी कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ती है। इस गठबंधन में बीएसपी बड़ी पार्टनर थी और लगभग 300 सीटों पर लड़ी। वहीं कांग्रेस केवल 125 सीटों पर लड़ती है। जब नतीजे आते हैं तो 1993 में हुए पिछले चुनाव से बिल्कुल मिलते जुलते रहे। कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ने के बावजूद बीएसपी को पिछली बार के बराबर 67 सीटें मिली। कांग्रेस की 33 सीटें आई। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के चलते एक बार फिर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया। लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों के नतीजों में बीएसपी के लिए एक सीख छिपी हुई थी।
कि वो केवल दलितों के दम पर पावर में नहीं आ सकती, उसे अपना वोट बैंक बढ़ाना पड़ेगा। 1996 विधानसभा चुनाव में किसी को बहुमत न मिलने के चलते काशीराम ने एक बार फिर से बीजेपी से संपर्क साधा। दोनों ने गठबंधन करके फिर सरकार बनाई। गठबंधन से पहले एक फॉर्मूला तैयार हुआ जिसके तहत दोनों पार्टियों को 6-6 महीने के लिए मुख्यमंत्री पद मिलना था। पहला नंबर बीएसपी की तरफ से मायावती का था, जिसके बाद मायावती 20 मार्च साल 1997 को दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेती हैं। पिछली बार की तरह मायावती की सरकार ने इस बार भी बड़ी संख्या में स्मारक, पार्क, संस्थाओं और जिलों के नाम दलित नायकों पर रखे। काफी खर्च करके उत्तर प्रदेश में अंबेडकर की लगभग 15,000 प्रतिमाएं स्थापित की गई। दलितों के लिए कई वेलफेयर स्कीम लॉन्च की गई। 2.5 लाख दलितों को पट्टे पर खेती की जमीन दी गई। इसके अलावा SC/ST एक्ट को कड़ाई से लागू किया गया। उन्हें केस लड़ने के लिए 6,000 रुपए की मदद दी गई ताकि वे आगे आकर ऊपरी जातियों के खिलाफ शिकायत करें। इस फैसले ने मायावती की दलितों के बीच एक मसीहा की छवि बना दी थी। अब यही सस्पेंस था कि क्या मायावती 6 महीने के बाद मुख्यमंत्री पद को छोड़ेंगी या फिर नहीं। मायावती ने पद छोड़ा और 21 सितंबर साल 1997 को बीजेपी के कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। कल्याण सिंह ने आते ही कई ऐसे कदम उठाए जिससे दोनों पार्टियों में टकराव शुरू हो गया। गठबंधन में दरार दिखने लगी। जब कल्याण सिंह ने SC/ST एक्ट को कमजोर किया और 6,000 रुपए की आर्थिक मदद को रोका तो बीएसपी के सब्र का बांध टूटा और उसने समर्थन वापस ले लिया। बीएसपी के समर्थन से कल्याण सिंह केवल 1 महीने तक मुख्यमंत्री रह पाए थे। मायावती और काशीराम का यह मानना था कि बीजेपी इतनी बटी हुई है कि उनके समर्थन वापस लेने के बाद कल्याण सिंह की सरकार गिर जाएगी और चुनाव कराने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कल्याण सिंह ने उस दौर में कई पार्टियों के विधायक तोड़े, जिसमें बीएसपी के भी 12 विधायक शामिल थे। इन सभी को मंत्री पद दिया गया और इसके चलते कल्याण सिंह की सरकार बच जाती है। इसके बाद बीएसपी के 5 और विधायक भी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। उस दौर में मायावती के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। इसी बीच यूनाइटेड फ्रंट की सरकार गिरने के चलते देश में मिड टर्म लोकसभा चुनाव हो गए। बीएसपी उस दौर में इस चुनाव के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो नतीजों में भी दिखा जब चुनाव में बीएसपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। उत्तर प्रदेश में पार्टी को पिछली बार के बराबर 20% वोट मिले, लेकिन उनकी सीट 6 से गिरकर 4 हो गई। मायावती खुद अकबरपुर की रिजर्व सीट से जीतने में कामयाब रही। पंजाब और मध्य प्रदेश में पार्टी कोई सीट नहीं जीत पाई जहां पर पिछली बार वो जीती थी। उत्तर प्रदेश के अलावा वो केवल हरियाणा में एक अंबाला सीट जीत पाई थी। उत्तर प्रदेश के नतीजों से मायावती को झटका लगा। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी बीएसपी को मिलने वाले मुस्लिमों के वोट के एक हिस्से को अपनी तरफ करने में कामयाब रहे। मुलायम और कल्याण सिंह ने मिलकर पार्टी के पिछड़ी जातियों के वोट को भी तोड़ा। दलितों के पिछली बार से अधिक बड़ी संख्या में बीएसपी के वोट करने के चलते उसका वोट शेयर पिछली बार के बराबर रह पाया था। इस चुनाव में देश भर में बीजेपी को सबसे अधिक 182 सीटें मिल पाई थीं। उसने कई पार्टियों के साथ मिलकर केंद्र में सरकार बना ली। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद साल 1999 की शुरुआत में जयललिता की AIADMK ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। सरकार गिरने खतरा मंडरा रहा था। बीजेपी ने कई अन्य पार्टियों को जोड़कर सरकार को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन अंत में सब इस बात पर आ गया कि बीएसपी के 5 सांसद किसको वोट करेंगे। 17 अप्रैल 1999 को वोटिंग से एक दिन पहले मायावती ने कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस के दौरान ऐलान किया कि बीएसपी वोटिंग से गायब रहेगी। इसी दिन उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि वो चिंता ना करें, उनकी सरकार को बीएसपी बचा लेगी। लेकिन अगले दिन जब वोटिंग होती है तब बीएसपी के सांसदों ने सरकार के खिलाफ वोट किया और उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र 1 वोट से गिर जाती है। सरकार गिरने के बाद मायावती कहती हैं कि वाजपेयी से कल्याण सिंह को बीएसपी को तोड़ने से ना रोकने का बदला लिया। सवाल उठने लगे कि मायावती ने पहले वाजपेयी से क्यों कहा था कि वो उनकी सरकार को बचा लेंगी और फिर उनके खिलाफ वोट कर दिया। इसके 2 कारण माने गए। पहला, काशीराम बीजेपी की सरकार गिराने पर अड़े थे, जिसके चलते मायावती को अपना रुख बदलने पर मजबूर होना पड़ा, और दूसरा, बीजेपी को झूठा भरोसा देना उनकी रणनीति का हिस्सा था, वरना उस दौर में बीजेपी बीएसपी को भी तोड़ सकती थी। मायावती को यह भी था कि बीजेपी की सरकार गिरने पर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी और वो कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त करवाकर खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगी। लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं बन पाई और मायावती का यह सपना तब टूट गया।
1999 में फिर से मिड टर्म लोकसभा चुनाव होते हैं। काशीराम इस चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन मायावती ने उत्तर प्रदेश में ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। अंत में मायावती का यह फैसला सही साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में पार्टी ने अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और उनकी सीटों की संख्या 4 से बढ़कर 14 हो गई थी। यह मायावती की मेहनत का फल था। इससे काशीराम पर उनकी मोरल विक्ट्री माना गया, जो गठबंधन करने के बाद भी पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। लोकसभा चुनाव में काशीराम और मायावती के बीच चले आ रहे गुरु और शिष्य के रिश्ते की इक्वेशन यहीं से बदल जाती है। काशीराम का कद घटने लगता है और बीएसपी में मायावती का कद यहां से बढ़ने लगता है। बीएसपी ने भी अब उत्तर प्रदेश पर और ज्यादा ध्यान देने का फैसला कर लिया। साल 2000 आते आते बीएसपी के सारे बड़े फैसले मायावती ही ले रही थी, जिसका सबसे बड़ा टारगेट उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करवाना था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कमजोर हो रही थी, जिससे मायावती के लिए आगे बढ़ने का रास्ता आसान होता जा रहा था। इसी बीच दिसंबर 2001 में लखनऊ में एक रैली में काशीराम ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर पार्टी कमान उन्हें सौंप दी। इस समय तक काशीराम बहुत बीमार रहने लगे थे। बीएसपी में मुश्किल से ऐसे सीनियर नेता बचे थे जो मायावती को चुनौती दे सकते थे। काशीराम को अपनी तरफ करके मायावती पहले ही इन तमाम नेताओं को एक एक करके अलग थलग कर चुकी थी। अब बीएसपी पर मायावती का एक छत्रराज कायम हो चुका था। बीएसपी पूरी तरह से अपने हाथ में आने के बाद मायावती ने 2002 यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया। उन्होंने पार्टी के वोटर बेस को बढ़ाने पर खास जोर दिया और दलितों के साथ साथ मुस्लिमों और अति पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। इसके साथ ही उन्होंने ऊपरी जातियों और ओबीसीज को भी अच्छी खासी संख्या में टिकट दिए। मायावती को इसका फायदा हुआ और नतीजों में बीएसपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई। 23% वोट के साथ 98 सीटें मायावती जीतती है, लेकिन अभी भी सरकार अपने दम पर बनाने लायक सीटें नहीं थी। इसलिए मायावती ने एक बार फिर बीजेपी से गठबंधन कर लिया। इस बार मायावती को पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रखने पर सहमति बनी थी और इस तरह 3 मई 2002 को तीसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती बनती है। मायावती के तीसरे कार्यकाल में ही आता है गुजरात दंगों का असर। मायावती ने बीजेपी के साथ ऐसे समय पर गठबंधन किया था जब 2002 में बीजेपी की सरकार में गुजरात के दंगे हुए थे और इसी के चलते भाजपा सियासत में अछूत सी हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद मायावती ने भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई। इस मुद्दे पर वो शांत रही, जबकि खुद बीजेपी के सहयोगी तक हमलावर थे। इससे साफ लगा कि मायावती और उनके गुरु काशीराम के लिए उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी से ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता था। एक सेकुलर नेता की उनकी छवि पर अब तक का यह सबसे बड़ा धब्बा था। मायावती ने गुजरात विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी के लिए उस दौर में प्रचार प्रसार किया था। इससे मुस्लिमों में नाराजगी थी। मीडिया में यह खबर चलने लगी कि बीएसपी के 14 मुस्लिम विधायक कॉन्फिडेंस मोशन में मायावती के खिलाफ वोट कर सकते हैं या फिर गायब रह सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं और मायावती ने आराम से बहुमत साबित कर लिया। मुख्यमंत्री के तौर पर मायावती के तीसरे कार्यकाल में कुछ बड़े बदलाव थे। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि इस बार बीजेपी को जानबूझकर उकसाने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने SC/ST एक्ट में सुधार करके बीजेपी के ऊपरी जातियों के डर को दूर कर दिया था। इसके साथ ही यूपी प्रिवेंशन ऑफ द काउ स्लॉटर एक्ट के प्रावधानों में संशोधन करके गौहत्या पर बैन और अधिक इफेक्टिव बना दिया था। उन्होंने आडवाणी को राहत देते हुए बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन से संबंधित केस को रायबरेली ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी थी। इसके अलावा मायावती ने इस बार सरकार में कुछ अहम प्रशासनिक पदों पर ऊपरी जातियों के अधिकारियों को पोस्टिंग भी दी। उन्होंने मनवादी शब्द का प्रयोग करना बंद कर दिया और इससे सबसे ज्यादा बीजेपी को राहत मिली, जिससे इस बात का डर था कि मायावती फिर से ऊपरी जातियों को उकसाने की कोशिश करेंगी। लेकिन जल्द ही दलित वोट बैंक को लेकर मायावती और बीजेपी का टकराव हुआ। 2002 में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष विनय कटियार ने एक यात्रा की शुरुआत की, जिसमें अंबेडकर को मुसलमान विरोधी बताया गया। मायावती और काशीराम दोनों विनय कटियार की इस कोशिश से गुस्सा होते हैं, जिससे बीएसपी के मुस्लिम और दलित दोनों वोट बैंक पर असर पड़ सकता था। मायावती ने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से की, जिन्होंने कटियार से अपनी यात्रा रोकने को कहा। इसके बावजूद 2003 के आते आते बीएसपी बीजेपी की गठबंधन में दरारें दिखने लगी थी। 15 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मायावती के जन्मदिन के मौके पर काशीराम ने यह कहकर हलचल पैदा कर दी कि अभी राजनीति में बीजेपी टॉप पर है और उनका यह टारगेट है कि यह मुकाम
बीजेपी से बीएसपी को छीनना है। इसी बीच मायावती का रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से भी बड़ा टकराव होता है। 1997 में बीएसपी के समर्थन वापस लेने के बाद राजा भैया ने कल्याण सिंह की सरकार को बचाने में मदद की थी। इसके बदले में उन्हें बीजेपी सरकार में मंत्री पद दिया गया था। 2002 में जब बीएसपी बीजेपी की सरकार आई तो उन्हें उम्मीद थी कि वापस से मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन्होंने मायावती को भी कई मैसेजेस भेजे कि अपनी सरकार में मंत्री पद दें, लेकिन जब मायावती ने ऐसा नहीं किया तो राजा भैया ने उनकी सरकार को गिराने की ठान ली और अक्टूबर 2002 में नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर दिया। राजा भैया ने अपने समर्थकों से कहा कि वो मायावती को सबक सिखाएंगे, लेकिन उनकी यह कोशिश सफल नहीं होती है और मायावती की सरकार बच जाती है। इसी के बाद से मायावती ने राजा भैया और उनके पिता को पोटा के तहत जेल में डाल दिया। ये एक ऐसा कानून था जिसे आतंकियों पर लगाया जाता था। उन्होंने राजा भैया के खिलाफ चल रहे बाकी केसेस भी खोल दिए, उनके परिवार की संपत्ति को जब्त कर लिया। बेती में राजा भैया के महल में बने बड़े तालाब को रिजर्व बर्ड सेंचुरी घोषित कर दिया। इसे वन विभाग को सौंप दिया गया। उनके घर पर छापा मारा गया, जिसमें उस दौर में AK-56 समेत कई राइफलें और बंदूकें भी मिलती हैं। जब मायावती के इस एक्शन को लेकर चौतरफा सवाल खड़े हुए, तब मायावती ने कहा कि वो खतरनाक आतंकी को जेल में डाल रही हैं। उन्होंने राजा भैया के घर पर मिले हथियारों को इसका सबूत बताया। मायावती ने दावा किया कि राजा भैया और उनके पिता के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संपर्क हो सकते हैं और खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के दौरान वो मायावती की हत्या करने की योजना भी बना रहे थे। रघुराज प्रताप सिंह पर मायावती का यह एक्शन उनकी मजबूत छवि को दर्शाता है। कई लोगों को यह बिल्कुल नापसंद आ रहा था, लेकिन समाज का एक हिस्सा ऐसा भी था जिसकी नजर में मायावती की छवि लार्जर देन लाइफ बन चुकी थी। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी मायावती को एक तेज तर्रार नेता के तौर पर देख रही थी, जो अपने फैसलों को लेकर अडिग रहती है। इसका असर दलितों और पिछड़ी जातियों पर भी देखने को मिलता है। इस घटना के बाद गांवों और दलित बस्तियों में मायावती के किस्से कहानियों को सुनाया जाने लगा। इसके बाद मायावती का एक ऐसा ऑरा बना जो बाद में मायावती के बहुत काम आता है। राजा भैया पर मायावती की कार्रवाई से कुछ ऊपरी जातियां भी इंप्रेस हुई, खासकर ब्राह्मण और बनिया, जिनका उस दौर में ठाकुरों के साथ अक्सर विवाद रहा करता था। उस दौर में चाय की टपरियों पर अक्सर ये चर्चा रहा करती थी कि दबंग ठाकुर को एक दलित महिला ने किस तरह से सबक सिखाया। लेकिन मायावती ने ठाकुरों को अपना दुश्मन बना लिया था, जो उस दौर में दलित समाज से आने वाली एक महिला से इस तरह सार्वजनिक अपमानित होने को मौत से बदतर मानने लगे थे। हालांकि मायावती की अच्छे दिन ज्यादा दिन नहीं टिके और जल्द ही उनके बुरे दिन आने वाले थे। सबसे पहले 2003 में मुलायम सिंह ने उन पर कई घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाया। मुलायम सिंह यादव ने दावा किया कि मायावती ने जन्मदिन के गिफ्ट के तौर पर अपने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और सरकारी अधिकारियों से पैसे मांगे हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए हैं। उन्होंने मामले की CBI जांच की भी मांग की। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने राज्यपाल के सामने एक वीडियो टेप भी पेश किया, जिसमें कथित तौर पर मायावती अपने नेताओं से सांसद और विधायक निधि से BSP को डोनेशन देने की बात कह रही थी। मायावती ने इन तमाम आरोपों को झूठा बताया और उल्टा मुलायम सिंह यादव पर विधायक निधि से करोड़ों रुपए लेकर अपने पिता के नाम पर स्कूल बनाने का आरोप लगा दिया। उन्होंने मुलायम सरकार के दौरान फंड के मिसयूज की जांच करने का आदेश दिया। ऐसा लग रहा था कि मायावती मुलायम सिंह का वही हश्र करने की योजना बना रही थी जो उन्होंने राजा भैया के साथ किया था। लेकिन मुलायम सिंह राजा भैया नहीं थे। उन्होंने मायावती की कार्रवाई से पहले ही अपनी अगली चाल चल दी और मायावती सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर दिया। विधानसभा में BSP और SP के विधायकों में जमकर मारपिटाई हुई। SP के विधायकों ने गली गली में शोर है, मायावती चोर है के नारे लगाए। मायावती की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। उनका एक विवादित वीडियो टेप भी सामने आया, जिसमें मायावती हिंदू देवी देवताओं के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करती नजर आई। इस टेप में मायावती कह रही थी कि गांव में तो कुत्ता भी देवता होता है, वो पहले जाके गंगा जल चढ़ाता है और फिर देवता का प्रसाद खाता है। जो देवता अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो आपको क्या देगा। इस वीडियो टेप ने बीजेपी और संघ परिवार के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी, जो मायावती की सरकार को समर्थन कर रहे थे। धीरे धीरे संघ में मायावती के खिलाफ माहौल बनता जा रहा था और इसी के बाद सामने आया ताज कॉरिडोर स्कैम, वो स्कैम जिससे मायावती की सरकार चली गई। जून 2003 में छपी एक खबर में आरोप लगा कि मायावती सरकार ताजमहल के पीछे यमुना नदी के किनारे एक इल्लीगल कॉरिडोर बना रही है।
जिसमें 37 करोड़ रुपए से ज्यादा लगने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस घोटाले की जांच करने और 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देने का आदेश किया। मायावती को संदेह हुआ कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और वो ऑफेंसिव मोड में आ गई, लेकिन यह दांव भी उनके खिलाफ गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सार्वजनिक तौर पर धमकी दे डाली कि बीजेपी मायावती सरकार से समर्थन वापस भी ले सकती है। उन्होंने और आडवाणी ने प्राइवेट बातचीत में मायावती को खूब सुनाई और कहा कि अगर वो पीछे नहीं हटी तो उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। इस तरह एक बच्ची की तरह डांटे जाने से मायावती के अंदर गुस्सा उबल रहा था। लखनऊ वापस आते ही अपने करीबी नेताओं को चुनाव की तैयारी करने का मायावती ने आदेश भी दे दिया था। इसी बीच सीबीआई ने ताश कॉरिडोर मामले में शामिल लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। 25 अगस्त 2003 को मायावती के करीबी पर्यावरण मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी से पूछताछ की गई। मायावती पर शिकंजा कसता जा रहा था। बचने के लिए मायावती अटैक मोड में आ गई और खुद ही अपनी सरकार गिरा डाली। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और विधानसभा भंग करके दोबारा से चुनाव करवाने की सिफारिश की। इससे हर कोई, खासतौर पर बीजेपी, पूरी तरह से हैरान थी। मायावती का सोचना था कि बीजेपी 2004 लोकसभा चुनाव बीएसपी के साथ गठबंधन लड़ने के लिए डेस्परेट है और वाजपेयी सरकार उत्तर प्रदेश में 2004 लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन ये उनकी मिस कैलकुलेशन थी जो उन पर भारी पड़ने जा रही थी। मायावती की अपनी ही सरकार गिराने से हैरान हुई बीजेपी ने अपनी ओर से एक सरप्राइज चाल चल दी और मुलायम सिंह की सरकार बनने देने का फैसला लिया। मुलायम को कांग्रेस और अन्य कुछ पार्टियों का समर्थन मिला, लेकिन इसके बावजूद उनके पास सरकार बनाने के लिए पूरे नंबर नहीं थे। नंबर पूरे करने के लिए बीएसपी के 14 विधायकों को तोड़ा। यह दल बदल कानून के खिलाफ था, लेकिन बीजेपी लीडरशिप के इशारे पर माना जाता है कि राज्यपाल उस दौर में खामोश रहे और आखिरकार मुलायम सिंह यादव ने सरकार बना ली। सरकार बनाने के बाद मुलायम ने बीएसपी के और विधायकों को तोड़ना शुरू कर दिया। सितंबर 2003 के पहले हफ्ते तक मायावती के वो 37 विधायकों को तोड़ चुके थे। मायावती उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। लगभग सभी बड़ी पार्टियां उनके खिलाफ एक हो गई थी और उनके खुद की पार्टी भी टूट गई थी। राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, विनय कटियार और मुलायम सिंह सभी मायावती को राजनीतिक तौर पर खत्म करने के लिए एक साथ आ गए थे। इसके साथ ही मायावती को अपनी जान का भी खतरा था, क्योंकि मुलायम सिंह की सरकार ने आते ही राजा भैया की जेल से रिहाई कर दी थी। माना जाने लगा कि अब बदला मायावती से भी लिया जाएगा। इसी खतरे के बीच मायावती ने विधानसभा से इस्तीफा दिया और टाइट सिक्योरिटी के बीच ज्यादातर वो लखनऊ के अपने घर में रहने लगी। इसी दौरान ताश कॉरिडोर मामले में सीबीआई ने मायावती से पूछताछ की और दिल्ली और लखनऊ स्थित उनके घरों पर छापे मारे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी और उनके परिवार की सारी संपत्तियों और इस संपत्ति के लिए पैसे कहां से आए इसकी जांच करने के आदेश दिए। मायावती इस समय अपने गुरु काशीराम की मदद भी नहीं ले सकती थी, जो स्ट्रोक के बाद बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। मायावती न केवल राजनीतिक जीवन में घिरी थी, बल्कि उनकी निजी जिंदगी में भी उस इंसान को खोने का खतरा बना हुआ था जिसकी वो सबसे ज्यादा परवाह करती थी। आमतौर पर कोई भी कच्चे दिल का आदमी होता तो इन परिस्थितियों में वो हार मान लेता, घर पर बैठ जाता। लेकिन मायावती कच्चे दिल की नहीं बल्कि साहसी नेता रही, जैसा उनकी जिंदगी में पहले भी हुआ था। जब भी मायावती को कोई खतरा लगता, मायावती पहले से ज्यादा एग्रेसिव हो जाती। इस बार भी मायावती ने यही किया। लंबे समय तक उनका साथ देने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को खासतौर पर निशाने पर लिया और गठबंधन टूटने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा दिया। अक्टूबर में जब सीबीआई ने उनके घर पर छापा मारा तो मायावती ने आरोप लगाया कि वाजपेयी की दत्तक पुत्री और दामाद ने इल्लीगली बहुत पैसा कमाया है और प्रधानमंत्री सीबीआई से पहले उनकी जांच करवाने को कहे। एक तरफ मायावती वाजपेयी पर हमला कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार काशीराम का हालचाल लेने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तारीफ कर रही थी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने भारतीय संस्कृति के बारे में पूरी तरह से सीख लिया है। इस तारीफ के कुछ हफ्ते बाद बीएसपी ने 2003 की सर्दियों में दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ एक अस्थायी समझौते का ऐलान भी कर दिया। इसी बीच मायावती के 2 सहयोगियों शशांक शेखर सिंह और सतीश मिश्रा ने उन्हें लीगल प्रॉब्लम से बचाने में मदद की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ताश कॉरिडोर केस की जांच पूरी होने तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
गिरफ्तारी का खतरा हटने के बाद मायावती और ज्यादा एग्रेसिव हो गई। उन्होंने बीजेपी को अपना दुश्मन नंबर 1 घोषित कर दिया। लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे 2003 के मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में उनका एकमात्र मिशन था बीजेपी को हराना। कांग्रेस के साथ आधिकारिक गठबंधन तो नहीं किया, लेकिन बीएसपी इसी तरीके से लड़ी जिससे बीजेपी के उम्मीदवार हार जाएं। कांग्रेस और बीएसपी के साथ आने का लोकसभा चुनाव पर बड़ा असर पड़ना तय था और बीजेपी इससे घबराई हुई थी। हालांकि विधानसभा के चुनावों में मायावती की यह चाल काम नहीं आई और बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस के हाथ में केवल दिल्ली आई। बीएसपी का सभी राज्यों में वोट परसेंटेज बढ़ा, लेकिन सीटों की संख्या कम हो गई। इस हार के बावजूद मायावती और सोनिया गांधी का रिश्ता मजबूत होता चला गया। सोनिया गांधी 15 जनवरी 2004 को मायावती के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होती है और इसी पार्टी में दोनों नेताओं की जो मुस्कुराती हुई तस्वीर आई, वो भविष्य के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकेत दे रही थी। सोनिया गांधी ने इसी तरह से पर्सनली जाकर बाकी देश में अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन किया और 2004 में बीजेपी के शाइनिंग इंडिया नारे की हवा निकालते हुए कांग्रेस बीजेपी से अधिक सीटें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस से गठबंधन यूपीए सेंटर में 2004 में सरकार बनाता है। बीएसपी के लिए भी चुनाव अच्छा साबित रहा, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। राज्य में उसका वोट परसेंटेज 2 बढ़ा और 24.67 हो गया। वहीं सीटों की संख्या 14 से बढ़कर 19 हो गई, जिससे उसने उत्तर प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी को पीछे छोड़ दिया था। अब बहुजन समाज पार्टी से आगे केवल समाजवादी पार्टी थी। बीएसपी का वोट शेयर लगभग समाजवादी पार्टी के बराबर आ गया था और इसी तरीके से मायावती का वाजपेयी सरकार को गिराने का मिशन पूरा हो गया। इसके बाद मायावती ने अपना ध्यान अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल दुश्मन मुलायम सिंह यादव पर लगाया। इसमें उन्हें सोनिया गांधी से भी मदद मिली, जो खुद माना जाता है मुलायम को पसंद नहीं करती थी। मायावती और सोनिया गांधी पहले से ही करीब थे और मुलायम के रूप में कॉमन दुश्मन के चलते और करीब हो रहे थे। बीएसपी ने पहले दिन से यूपीए सरकार को समर्थन देने का ऑफर किया, लेकिन सरकार में शामिल नहीं हुई और न ही बाहर से समर्थन दिया। मुलायम सिंह एक के बाद एक कई स्कैंडल्स में फंसे गए और दूसरी तरफ सोनिया गांधी से पर्सनल इक्वेशन के चलते ताज कॉरिडोर केस को लेकर मायावती की टेंशन कम हो गई। अब मायावती ने अपना ध्यान 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर लगाया। 2.5 साल पहले ही चुनाव की तैयारियां करना शुरू कर दिया। चुनाव की रणनीति बनाने में अभी तक मायावती के लीगल एडवाइजर रहे सतीश मिश्रा ने अहम भूमिका निभाई। ये उस दौर में एक बोल्ड मूव था, क्योंकि अभी तक बीएसपी में ऊपरी जाति के किसी भी नेता को कोई अहम पद नहीं दिया गया था। सतीश मिश्रा ने 2005 की शुरुआत में मायावती को एक ऐसी सलाह दी थी जो सोशल इंजीनियरिंग को एक नए मुकाम पर ले जाने वाली थी। उन्होंने हिंदू समाज के ऊपरी और निचली तबके यानी ऊपरी जातियों और दलितों को साथ लाने की सलाह दी। इस समय यादव और जाट जैसी जातियों के बढ़ते प्रभाव के कारण ब्राह्मणों में भी इनसिक्योरिटी बढ़ रही थी। ठाकुरों ने भी इन जातियों से हाथ मिला लिया था, जिससे ब्राह्मण अकेले पड़ गए थे। ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी 2004 लोकसभा चुनाव में हार और बीमारी के चलते सियासत से गायब हो चुके थे, जिससे ब्राह्मण राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर हो गए थे। खुद एक ब्राह्मण नेता होने के चलते सतीश मिश्रा को ब्राह्मणों में बढ़ती बेचैनी का पता था, इसलिए मायावती को उन्होंने साथ लाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को साथ लाने से बीएसपी को फायदा हो सकता है, जिनकी आबादी राज्य में तकरीबन 10% है। मायावती इसके लिए मान गई और इसके बाद सतीश मिश्रा ने पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन किए। उनका यह अभियान लखनऊ में एक बड़े महासम्मेलन के साथ खत्म होता है। इस सम्मेलन में कई ऐसे दृश्य थे जिन पर यकीन कर पाना भी मुश्किल था। एक के बाद एक कई चोटी वाले और तिलकधारी ब्राह्मणों ने उस दौर में दलित समाज से आने वाली मायावती के पैर छुए और इन ब्राह्मणों ने मायावती से उन्हें बचाने की गुहार लगाई। मायावती ने इसके बाद अपने साथियों का स्वागत किया और एक नया नारा दिया, हाथी नहीं गणेश है, ब्राह्मण विष्णु महेश है। बदले में ब्राह्मणों ने नारे लगाए, ब्राह्मणों की यही पुकार, मायावती चौथी बार। ज्यादातर दलितों ने भी मायावती के सोशल इंजीनियरिंग का स्वागत किया। उन्हें खुशी थी कि दलितों की पार्टी बीएसपी इतनी मजबूत हो गई है कि यहां ब्राह्मणों को उसके यहां संरक्षण लेना पड़ रहा है। दलितों में यह बात भी मायावती के फेवर में गई कि उन्होंने ऐसा किसी वीक पोजीशन से नहीं किया, बल्कि स्ट्रांग पोजीशन में रहकर किया। हालांकि इसी बीच मायावती को निजी तौर पर एक बड़ा झटका लगा।
अक्टूबर 2006 में काशीराम की मौत हो गई। वो 2 साल से बिस्तर पर थे, ना बोल पाते थे, ना ठीक से सोच पाते थे। बीमारी के दौरान मायावती ने उनकी खूब सेवा की। इसी दौरान काशीराम के परिवार ने मायावती पर उन्हें बंधक बनाकर रखने समेत कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन मायावती काशीराम की सेवा करती रही। काशीराम का मायावती के दिल्ली स्थित घर पर बुद्धिस्ट परंपराओं के हिसाब से अंतिम संस्कार किया गया, जो काशीराम की इच्छा भी थी। मायावती और काशीराम दोनों ने बौद्ध धर्म में कन्वर्जन की बात कही थी, लेकिन कभी कन्वर्ट नहीं हुए। काशीराम की मौत के 6 महीने बाद ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं, जिसमें ब्राह्मणों और दलितों को साथ लाने की मायावती की सोशल इंजीनियरिंग सुपर हिट साबित होती है। बीएसपी पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है और उस दौर में 200 पार जाकर 206 सीटें जीत जाती है। मायावती ने आखिरकार वो मास्टर की हासिल कर ली थी, जिसके जरिए काशीराम गरीब और दबे कुचले दलितों को लिबरेट करना चाहते थे। बस अफसोस इतना था कि ये देखने के लिए काशीराम जीवित नहीं थे। इस बड़ी जीत के बाद मायावती और मीडिया के रिलेशंस में बदलाव देखने को मिला। मीडिया मायावती के आगे मानो दंडवत हो गई और उनके अगले प्रधानमंत्री बनने की अटकलें यहीं से शुरू हुई। मायावती भी देश की पहली दलित प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रही थी। मायावती को यकीन हो चला था कि उनके प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करने का समय अब आ चुका है। उन्होंने अपने इरादे जाहिर करने में बिल्कुल समय बर्बाद नहीं किया। अगस्त 2008 को इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि धरती की कोई भी ताकत अब मायावती को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती है। जल्द ही मायावती खुद को नेशनल लेवल पर पेश करने का मौका मिल गया। जुलाई 2008 में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील के चलते लेफ्ट फ्रंट ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिससे सरकार पर गिरने का खतरा मंडराने लगा। सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस ने मुलायम सिंह का साथ लिया। कुछ समय पहले तक मुलायम और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ थे और सोनिया गांधी मायावती का समर्थन कर रही थी, लेकिन वक्त परिस्थितियां अब बदल चुकी थी। अभी तक मायावती न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर शांत थी और डील के खिलाफ बाकी पार्टियों को समर्थन जुटाने के लिए लेफ्ट फ्रंट के 1 साल के अभियान में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। लेकिन लेफ्ट फ्रंट के यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने के लगभग 1 हफ्ते बाद 14 जुलाई को अचानक से न्यूक्लियर डील का विरोध करने का ऐलान कर दिया। मायावती का यह मानना था कि अगर यूपीए सरकार गिर जाती है तो थर्ड फ्रंट की सरकार बनाने और खुद प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मायावती के न्यूक्लियर डील का विरोध करने से एकदम से दिल्ली में पावर इक्वेशन बदल गई। विपक्ष में जोश आ गया। मायावती देखते ही देखते एंटी न्यूक्लियर डील अभियान और थर्ड फ्रंट के नेता के तौर पर उभरने लगी। मायावती के नए नए दोस्तों ने भी कह दिया कि अगर यूपीए की सरकार गिरती है तो फिर मायावती को ही देश का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मायावती ने समाजवादी पार्टी के 6 सांसदों और हरियाणा से कांग्रेस सांसद कुलदीप बिश्नोई को भी अपनी तरफ कर लिया था। इससे मायावती कद और ज्यादा बड़ा हो गया था। मायावती अपने नए रोल को खूब एंजॉय कर रही थी। उनके प्रयासों के चलते अचानक से उस दौर में यह चलने लगा कि क्या कांग्रेस की यूपीए वाली सरकार गिर जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। सरकार बेहद कम अंतर से अपना बहुमत साबित करने में कामयाब रही। मायावती अपने साथियों को एकजुट करने में कामयाब रही थी, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं कर पाई। अगर एनडीए एकजुट रहता तो यूपीए सरकार का गिरना लगभग तय था, जिससे मायावती के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता उस दौर में साफ हो जाता। प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के साथ साथ मायावती की मेगालोमनियक प्रवृत्तियां भी बढ़ने लगी थी, यानी एक ऐसा इंसान जिसे अपनी ताकत से ही ऑब्सेशन हो जाता है, जो अपनी ही ताकत पर मंत्रमुग्ध होने लगता है। उन्होंने लखनऊ में अपनी ही 3 प्रतिमाएं बनाने का आदेश दे दिया। उस दौर में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। इससे मीडिया और उनके विरोधियों को उनके खिलाफ वार करने के लिए बड़ा बारूद मिल गया था। कहा जाता है कि बहन जी अब घरेलू और बहन जैसी नहीं रही। अब मायावती लोगों से दूर हो रही एक ठंडी निर्जीव प्रतिमा में बदल रही थी। इसी बीच जूलियन अंसाजे के विकिलीक्स ने अमेरिकी दूतावास और अमेरिकी सरकार के बीच हुई बातचीत को जारी किया। इस बातचीत में मायावती को एक डिक्टेटर यानी तानाशाह के तौर पर दिखाया गया था। कई पत्रकारों के हवाले से दावा किया गया कि मायावती ने एक मंत्री से उठक बैठक करवाई थी। दावा यह भी कि मायावती अपने पसंदीदा ब्रांड की चप्पल लाने के लिए मुंबई एक प्राइवेट प्लेन भेज चुकी थी। इसके साथ ही मायावती को यह लगने लगा था कि उन्हें कोई जहर दे सकता है। इसीलिए मायावती ने अपने खाने के लिए 9 कुक और 2 लोग खाने को टेस्ट करने के लिए रखे थे।
हालांकि मायावती ने इन दावों को गलत बताते हुए उस दौर में कहा कि असांजे पागल हो गए हैं और वो आगरा के पागल खाने में उनका इलाज करवाने के लिए तैयार है। इसके बाद असांजे ने भी जवाब दिया कि मायावती अपना प्राइवेट जेट उनके लिए भेज दे और आते समय वो उनके लिए ब्रिटिश चप्पलें भी अच्छी लेते आएंगे। न्यूक्लियर डील पर सरकार गिराने के अपने प्रयास से मायावती ने कई पावरफुल दुश्मन बना लिए थे। इस दौर में मीडिया पूरी तरह से मायावती के खिलाफ हो गई थी और आए दिन अखबारों और टीवी पर मायावती की आलोचना होने लगी। इस विरोध के बावजूद मायावती के लिए सबसे बड़ा खतरा वो खुद बन गई थी। दिल्ली में सत्ता पाने के इस असफल प्रयास के बाद मायावती का प्रधानमंत्री बनने का सपना और ज्यादा बड़ा हो गया और ऐसा माना जाता है कि मायावती प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में खो गई थी। लोकसभा चुनाव से 1 साल से भी कम समय बचा था। मायावती को यकीन था कि वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फायदा उठाकर इस चुनाव में दिल्ली की सत्ता पा सकती हैं। यहां पर लेफ्ट फ्रंट और बाकी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ टेम्परेरी सपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी को लॉन्ग टर्म सपोर्ट मानने की गलती कर दी। इस विरोध के बावजूद मायावती के लिए सबसे बड़ा खतरा मायावती बन गई थी। दिल्ली में सत्ता पाने के असफल प्रयास के बाद मायावती का प्रधानमंत्री बनने का सपना और ज्यादा बढ़ जाता है और लगभग प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में वो पूरी तरह से डूब चुकी थी। लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा था और मायावती को यह लगने लगा था कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फायदा उठाकर इस चुनाव में दिल्ली की सत्ता पा सकती है। यहां पर लेफ्ट फ्रंट और बाकी क्षेत्रीय पार्टियों के उस दौर में मिले टेम्परेरी समर्थन को प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी को लॉन्ग टर्म सपोर्ट मानने की मायावती ने गलती कर दी। मायावती उनके साथ गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर हार से इन सभी के कंधे गिर गए थे और कोई भी थर्ड फ्रंट बनाने के ये मूड में नहीं थे। इसी के चलते थर्ड फ्रंट में मायावती का इंटरेस्ट खत्म हो गया और दिल्ली की सत्ता पाने की दूसरी योजना बनाई। सतीश मिश्रा जैसे करीबी सहयोगी के साथ मिलकर मायावती ने कैलकुलेट किया कि अगर बीएसपी 2009 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 50 और बाकी कुछ राज्यों में कुछ सीटें जीत लेती है तो प्रधानमंत्री बनने की संभावना बन सकती है। अब मायावती ने अपना पूरा ध्यान केवल इसी मिशन को पूरा करने में लगा दिया, लेकिन इसके चलते वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने काम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई और उत्तर प्रदेश से मायावती की जमीन खिसकने लगी। मायावती को समझने वाले कई लोग इसमें भी सतीश मिश्रा को जिम्मेदार ठहराते हैं और ब्राह्मण लॉबी पर बीएसपी को कब्जा करने का आरोप लगाते हैं। कहा जाता है कि इससे दलितों को आगे बढ़ाने का एजेंडा रुक गया था। इससे मायावती के दलित समर्थकों में यह संदेश गया कि ब्राह्मणों ने उनकी नेता और सिस्टम को अपने वश में कर लिया है। बीएसपी की पूरी मशीनरी दलितों से भरी हुई थी, जिन्हें लगा कि ब्राह्मण अधिकारियों की मंडली उन्हें अपने जूतों के नीचे रखना चाहती है। दलितों के खिलाफ रेप और हत्या जैसे केसेस को दबाने की कोशिश के आरोप लगने लगे। इससे कई दलित एक्टिविस्ट उस दौर में नाराज हुए। हद तो तब हुई जब एक एक्टिविस्ट ने भरी महफिल में सरकास्टिकली यानी व्यंग्यात्मक तौर पर यह नारा दिया कि 100 जूता खाएंगे लेकिन बहन जी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसके जरिए बताया कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके कार्यकर्ता सैकड़ों लाते जूते खाने को तैयार हैं। इन तमाम चीजों से दलित धीरे धीरे बीएसपी से नाराज होने लगे। दूसरी तरफ ब्राह्मण और बाकी ऊपरी जातियां जिन्होंने साल 2007 में मायावती को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, वो भी बीएसपी से दूर होने लगी। वे केवल मुलायम सिंह सरकार से पीछा छुड़वाने के लिए मायावती के साथ आए थे, लेकिन अब उन्हें मायावती को प्रधानमंत्री बनाने में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था और इसी वजह से मायावती के साथ ना दलित रहे ना ब्राह्मण और सोशल इंजीनियरिंग के जिस फॉर्मूले की मदद से मायावती ने उत्तर प्रदेश को क्लीन स्वीप किया था, 2009 का लोकसभा चुनाव आते आते वो सोशल कोलिजन में तब्दील हो गया। मायावती की सरकार इस बीच अपना डायरेक्शन खो चुकी थी, लेकिन मायावती इस पर ध्यान देने की बजाय अभी भी प्रधानमंत्री बनने के अपने सपने में बिजी थी। वो बीएसपी का फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए देश भर में घूम रही थी, जबकि उत्तर प्रदेश में उनका किला ढह रहा था। उनके पास उत्तर प्रदेश के चुनावी तैयारियों को मॉनिटर करने के लिए बिल्कुल समय नहीं था। ये काम उन्होंने सतीश मिश्रा पर छोड़ दिया था, जिन्होंने मुख्तार अंसारी और धनंजय सिंह जैसे लगभग 24 हिस्ट्री शीटर्स को टिकट दिया था। यह उस वक्त मुख्यमंत्री की इमेज के लिए एक बड़ा झटका माना गया, जिसने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर कायम करके अपनी सख्त इमेज बनाई थी।
और इन सारी चीजों का असर 2009 लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिला। बीएसपी उत्तर प्रदेश में मात्र 21 सीटें जीत पाई। राज्य में उसका वोट शेयर विधानसभा चुनाव के मुकाबले 3% गिर गया और बाकी देश में केवल 1 सीट मिली। कांग्रेस का यूपीए गठबंधन आराम से सरकार बनाने में कामयाब रहा और फिर मायावती का प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट चुका था। अब मायावती के सामने उत्तर प्रदेश में अपना किला बचाने की चुनौती थी, जहां 2012 में विधानसभा के चुनाव होने थे। इसके लिए मायावती को कुछ बड़े और कड़े कदम उठाने की जरूरत थी। मायावती ने सबसे पहले ब्राह्मण अधिकारियों की लॉबी को ठिकाने लगाया, जिसके चलते दलित बीएसपी से दूर हुए थे। सतीश मिश्रा को पार्टी अफेयर से दूर कर दिया गया और सिंबॉलिक पोस्ट दी गई। मायावती ने भरोसा दिलाया कि सतीश मिश्रा उनके उत्तराधिकारी नहीं है और एक दलित ही उनका उत्तराधिकारी बन सकता है। अप्रैल 2010 में जिला प्रशासन में बदलाव करते हुए कई ब्राह्मण अधिकारियों को साइडलाइन कर दिया गया। इससे मैसेज गया कि ब्राह्मण अधिकारियों की अब नहीं चल रही और सरकार की कमान एक बार फिर से दलितों के हाथों में आ गई है। दलितों से संबंधित तमाम स्कीम्स को दोगुनी ताकत के साथ लागू किया जाने लगा। मायावती के इन सभी प्रयासों की मदद से 2010 के अंत तक दलित एक बार फिर मायावती के पीछे एकजुट होने लगा। हालांकि इस बीच में ब्राह्मण नाराज थे, जिनका मीडिया में अच्छा खासा दबदबा था। कॉर्पोरेट पहले से मायावती से नाराज था। ऐसे में दिन रात मायावती के खिलाफ खबरें चलने लगी और मायावती की सरकार को फेल दिखाने की कोशिश हुई। इस दौरान कई घोटाले भी सामने आए, जिसमें एनएचआरएम के खजाने से 8,500 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला उस दौर का एक बड़ा मामला था। प्रत्यक्ष तौर पर मायावती का इस मामले से लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि मायावती मुख्यमंत्री थी, लिहाजा उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती थी। इसमें अनंत मिश्रा और बाबूराम कुशवाहा जैसे बड़े मंत्रियों का नाम आया, जिन्हें मायावती को बर्खास्त करना पड़ा। इस घोटाले की जांच के दौरान कई मेडिकल ऑफिसर्स और स्टाफ की हत्या हुई। किसी ने आत्महत्या कर ली तो किसी की संदिग्ध परिस्थितियों में दुर्घटना में मौत हो गई। ये तमाम खबरें टीवी अखबारों की लगातार सुर्खियां बन रहे थे। मीडिया ने मायावती की सरकार को भारत के इतिहास की सबसे खराब सरकार घोषित कर दिया था। मीडिया के इस तरह मायावती के खिलाफ होने से दलित और अधिक ताकत से मायावती के पीछे हो गए, क्योंकि वो उनमें से एक थी। 2012 विधानसभा से पहले मायावती ने अपने कोर वोट बैंक दलितों को साथ कर लिया था। अब सारी चीज इस बात पर निर्भर करती थी कि उन्हें बाकी जातियों से समर्थन मिलता है या फिर नहीं। मायावती ने चुनाव से मात्र 3 महीने पहले नवंबर 2011 उत्तर प्रदेश को 4 छोटे राज्यों में बांटने का ऐलान कर दिया, लेकिन यह सब काम नहीं आया और चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मायावती की बीएसपी को हराकर 224 सीटें जीत ली थी। बीएसपी को 25.9 वोट के साथ 80 सीटें मिली और उत्तर प्रदेश में अखिलेश के राज की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री के तौर पर मायावती पर एक और बड़ा आरोप लगता था कि अपनी मर्जी से अधिकारियों के ट्रांसफर करवाती है। कई बार तो उन्होंने अधिकारी को एक पोस्टिंग से दूसरी पोस्टिंग पहुंचने से पहले फिर उसका ट्रांसफर कर दिया। एनआर श्रीवास्तव नाम के एक अधिकारी का उन्होंने 6 दिन में 5 बार ट्रांसफर कर दिया था और इसके कारण मायावती को उस दौर में ट्रांसफर रानी भी कहा जाने लगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि देश के बाकी राज्यों में ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं, बाकी राज्यों में भी हुई हैं, लेकिन मायावती पर यह टैग ज्यादा चर्चा के केंद्र में रहा। 2012 में सत्ता गंवाने के बाद मायावती और बीएसपी ग्राफ लगातार नीचे गिरता गया। वे दोबारा उत्तर प्रदेश सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। इसके एक मुख्य कारण उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में बीजेपी की वापसी रही। 2004 के बाद जो बीजेपी उत्तर प्रदेश से गायब हुई थी, 2014 में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उसी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 71 लोकसभा सीटें जीती, 42% वोट लिए और वापस कमबैक कर लिया। बीएसपी का वोट परसेंटेज 2009 लोकसभा चुनाव के मुकाबले 8% गिर गया और लगभग 19.6 पर आ गया। मायावती की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। देश भर में बीएसपी को 4% वोट मिले। वोट शेयर के मामले में वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी रही, लेकिन मायावती के खाते में एक भी सीट नहीं आई। इस हार की एक बड़ी वजह यह भी रही कि दलित और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ हद तक जाटव वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। इस बुरी हार के बाद मायावती ने अपने पार्टी के सभी डिस्ट्रिक्ट यूनिट को भंग कर दिया और 2017 विधानसभा चुनावों के लिए एक बार फिर से पार्टी को खड़ी करने में लग गई। जाटव वोट को फिर से पूरी तरह से अपने पीछे एकजुट करने के प्रयास किए और 4 में से 3 राज्यसभा सांसद जाटव कम्युनिटी से चुने। बीएसपी के ज्यादातर एमएलसी कोऑर्डिनेटर्स और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी जाटव बनाए गए।
लेकिन इसी बीच मायावती बाकी दलित जातियों, ओबीसीज और मुसलमानों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई और इन जातियों में उनका सपोर्ट कम होता चला गया। खासतौर पर कुर्मी, कोरी, राजभर, निषाद और मुस्लिमों की निचली जातियां आदि मुख्य थीं, जो पहले बड़ी संख्या में बीएसपी को वोट किया करती थी, लेकिन 2014 के बाद इन जातियों में बीएसपी की परफॉर्मेंस गिरती गई। इस बीच कई ओबीसी नेताओं ने पार्टी भी छोड़ी, लेकिन मायावती ने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की। कई सारे राजनीतिक जानकार बसपा के कमजोर होने के पीछे मायावती तक आम जनता और कार्यकर्ताओं की पहुंच ना होना और मायावती का जमीन से पूरी तरह से कटना मुख्य कारण बताते हैं। मायावती ने पहले तो बसपा को एक सेंट्रल लीडरशिप से चलाने वाली पार्टी बनाया, जो उसके मूल स्वभाव के पूरी उलट थी, क्योंकि बीएसपी वो पार्टी थी जो आंदोलन से निकली थी। दूसरा, मायावती के उत्तर प्रदेश पर फोकस रखने की वजह से जिन दूसरे राज्यों में बसपा बढ़ रही थी, वहां भी खत्म हो गई। इसके साथ ही बसपा की सेकेंड लीडरशिप खत्म होती गई। मायावती का नेताओं को पार्टी से निकालना और उसका कमजोर होता गठबंधन भी बसपा के कमजोर होने की एक बड़ी वजह बन गया और इन सब का असर 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में देखने को मिला, जिसमें बसपा तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। उसका वोट परसेंटेज 2012 के मुकाबले 3% और गिर गया और इस बार बसपा केवल 19 सीटें जीत पाई। लगभग 312 सीटें जीतकर बीजेपी सत्ता में वापसी करती है। इसका एक बड़ा कारण दलित वोट बैंक का बीएसपी से बीजेपी में ट्रांसफर होना भी माना गया। यह वो दौर था जब बीजेपी उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बन चुकी थी। उसे रोकने के लिए मायावती ने वो किया जो गेस्ट हाउस कांड के बाद कभी नहीं किया था। 2019 लोकसभा चुनावों से पहले अपनी सबसे बड़ी विरोधी समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया, लेकिन तब तक समाजवादी पार्टी कमान मुलायम सिंह यादव की जगह उनके बेटे अखिलेश यादव के हाथ में आ चुकी थी, जो मायावती को बुआ जी कहकर बुलाते हैं। बुआ भतीजे की जोड़ी ने चुनाव में आकर मेहनत की और लगा कि बीजेपी को मुश्किल में डाल सकते हैं, लेकिन जब नतीजे आए तो मायावती का यह एक्सपेरिमेंट भी फेल रहा। बीएसपी का वोट परसेंटेज 19 रहा, सीटें 10 जीत पाई। 2014 लोकसभा चुनाव से यह परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन ऐसा माना गया कि समाजवादी पार्टी ने बड़ी संख्या में अपने वोट बीएसपी में शिफ्ट करवाए, जिसके चलते मायावती की बीएसपी को 10 सीटें मिली। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के गठबंधन को इससे कम फायदा हुआ और वो केवल 5 सीटें जीत पाई। गठबंधन से फायदा होने के बावजूद मायावती ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन को तोड़ लिया और यह कहा कि उसके वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हुए। इस समय तक काफी हद तक दलित मायावती के साथ बने हुए थे, खासकर चमार और जाटव जाति के वोट, जिससे मायावती खुद आती है। यहां से मायावती और बीएसपी की राजनीति एक ऐसे फेज में एंट्री करती है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा लगने लगा कि मायावती ने उस ताकत के साथ चुनाव लड़ना बंद कर दिया जिसके लिए वो जानी जाती है। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में मायावती कहीं भी नजर नहीं आई और इसका असर चुनाव के नतीजों में भी दिखाई पड़ा। बीएसपी मात्र 1 सीट जीत पाई। उसका वोट परसेंटेज लगभग 9% गिरकर 12.9% पर आ गया। साल 1993 के बाद से यह बीएसपी की सबसे खराब परफॉर्मेंस थी। ऐसा माना जाने लगा कि बीएसपी के कई वोटर्स समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गए। बीजेपी पहले से ही उस वोट बैंक के एक हिस्से को अपनी तरफ कर चुकी थी। इन नतीजों के विश्लेषण में यह बात सामने आई कि बीएसपी का कोर जाटो वोट बैंक भी उससे दूर हो रहा है। 2022 में समुदाय के 65% वोट बीएसपी को मिले, जबकि 2017 में उसे जाटवों के 87% वोट मिले थे। लगभग 1/4 जाटवों और लगभग आधे गैर जाटवों ने बीजेपी को वोट दिया था। मात्र 15 साल के अंदर मायावती और बीएसपी की किस्मत पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो आसमान से जमीन पर आ चुकी थी। जहां 2007 के इलेक्शन में पार्टी को 30% वोट मिले थे, 2022 में ये उसके आधे से भी कम 12.9 रह गए। अब सवाल उठ सकता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसका एक कारण 2007 की जीत में भी छिपा हुआ है। तब मायावती उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज करने के लिए ब्राह्मणों और दलितों को साथ लेकर आई थी। अपने इस कॉम्बिनेशन को बनाए रखने के लिए मायावती ऊपरी जातियों के प्रति नरम हो गई थी और बीएसपी की विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज किया था। काशीराम ने जिस दलित आंदोलन और बीएसपी की नींव एकलव्य और शंबुक जैसे दलित नायकों की कहानियों के आधार पर रखी थी, जिन्हें ब्राह्मणवाद का विक्टिम माना जाता था, वही बीएसपी अब राम और परशुराम की बातें कर रही थी और इसके चलते दलितों, खास तौर पर गैर जाटव दलितों का उनसे मोह भंग हो गया था।
इसी बीच आरएसएस ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए और बीजेपी ने अपनी तमाम वेलफेयर योजनाओं के जरिए दलितों को साधने की कोशिश की। गरीब होने के चलते जहां दलितों को बीजेपी की इन स्कीम्स का बड़े पैमाने पर फायदा हो रहा था, इन सब के चलते बड़ी संख्या में बीएसपी का दलित वोट बैंक अब बीजेपी की तरफ चला गया, जिसमें खुद जाटो समुदाय भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी का एक ऐसा आइडियोलॉजिकल वोट जो ऊपरी जातियों की पार्टी को सत्ता में नहीं देखना चाहता या बीजेपी को हराना चाहता है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया, क्योंकि उन्हें बीएसपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने की स्थिति में दिखाई पड़ रही थी। इससे बीएसपी के कोर दलित वोट बैंक में दोनों तरफ से सेंध लगी और नतीजा यह रहा कि 2012 चुनाव के बाद बीएसपी लगातार कमजोर होती गई। मायावती अपने कोर वोट बैंक को भाजपा और समाजवादी पार्टी में जाने से रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही। इन सब के तरह बसपा में नई पीढ़ी से कोई ऐसा नेता सामने नहीं आया जिसे हर तरफ से मान्यता मिली हो या मायावती ने उसे खुलकर आगे बढ़ने में समर्थन किया हो। साथ ही इंद्रजीत सरोज, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य और त्रिभुवन दत्त जैसे बीएसपी के पुराने नेताओं के समाजवादी पार्टी में जाने से मायावती के हाथ बंध गए थे। इसी के साथ एक नैरेटिव बनने लगा कि बीजेपी के सामने मायावती पूरी तरह सरेंडर कर चुकी हैं और बीजेपी की बी टीम बन गई है। मायावती अब खुद जीतने से ज्यादा बीजेपी को जिताने का काम कर रही है। मायावती इस नैरेटिव यानी धारणा को नहीं तोड़ पाई और एक बड़ा मैसेज मायावती के समर्थकों में चला गया। 2024 लोकसभा चुनाव के समय भी यही देखने को मिला। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस ने संविधान को खतरे के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। इसके साथ ही कास्ट सेंसस का मुद्दा भी उठाया। इस तरह से उसने संविधान और जातिगत जनगणना के रूप में बीएसपी के दो सबसे बड़े मुद्दों को छीन लिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने खुलकर बीएसपी को बीजेपी की बी टीम के तौर पर पेश किया। मायावती के कई फैसलों ने इस नैरेटिव को बनाने में मदद की। एक तो उन्होंने बीच चुनाव कई उम्मीदवार को बदले, जिसको लेकर सपा और कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी को फायदा पहुंचा और गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए मायावती ने ऐसा किया। दूसरा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 19 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, जिससे कांग्रेस सपा गठबंधन की जगह बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए, ऐसा आरोप भी बसपा पर लगा। इसके अलावा बीजेपी के खिलाफ बयान देने के लिए अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी की पोस्ट से बर्खास्त करना भी मायावती के खिलाफ जाता नजर आया। मायावती के भाजपा के खिलाफ बड़े मुद्दों पर खामोश रहना भी बी टीम के नैरेटिव को बढ़ाता है। उनके वोटर अक्सर ये बात पूछते हैं कि मायावती भाजपा को लेकर सॉफ्ट क्यों रहती हैं? क्या वो जेल जाने के डर से ऐसा कर रही हैं? भाजपा सरकार पर हमला करने की बजाय मायावती क्यों विपक्षी पार्टियों पर हमला करती हैं? अगर भाजपा पर कुछ कहती भी हैं तो मायावती कटाक्ष से ज्यादा अब सुझाव क्यों देती हैं? क्या मायावती बीजेपी की बी टीम बन गई हैं? यह नैरेटिव दिन प्रतिदिन और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इन सभी चीजों ने गैर जाटों, दलितों, ओबीसीज और अल्पसंख्यकों को सपा की तरफ भेज दिया। वहीं जाटो वोट फिर भी कुछ हद तक मायावती के साथ बना हुआ है। जब नतीजे आए तो बीएसपी उत्तर प्रदेश और देश में एक भी सीट नहीं जीत पाई। उत्तर प्रदेश में उसका वोट परसेंटेज 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले 10% कम होकर केवल 9% रह गया। एक भी सीट पर बीएसपी का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर भी नहीं आया। देश भर में बीएसपी का वोट परसेंटेज मात्र 2% रह गया, जो 2019 के लोकसभा चुनावों के मुकाबले आधा था। मायावती की पहचान हमेशा से उस नेत्री के तौर पर रही है जो अपने हक के लिए लड़ना जानती है, जो गिरकर भी उठना जानती है, जिसने लड़कर चीजों को दोबारा से हासिल किया है। अपनी फाइटिंग और सर्वाइवल स्किल्स के लिए पहचाने जाने वाली मायावती 2022 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव इस तरीके से क्यों लड़ती हैं कि उनका लड़ना और ना लड़ना बराबर नजर आता है। यह मायावती के समर्थकों और सियासत को पढ़ने समझने वालों के लिए रहस्य जैसा है। कुछ लोग उन पर बीजेपी का साथ देने का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि अब वो बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन गई है। आरोप लगता है मायावती पर कि मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति समेत कई मामले पेंडिंग हैं और इसीलिए मायावती खामोश रहती हैं, चुप रहती हैं। कई बार यह देखा गया है कि मायावती सरकार के खिलाफ जाने वाले मुद्दों पर खामोश रहती हैं और अगर बोलती हैं, तो जैसा हमने बताया,
कि विपक्ष को ज्यादा टारगेट करती हैं या बीजेपी को सुझाव देती हैं, और इसी वजह से मायावती अब सियासत में उतनी ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आती है। इसके साथ ही बढ़ती उम्र के चलते मायावती ने सड़क पर सियासत करने की परंपरा को बंद कर दिया है, जिसके लिए वो जानी जाती थी, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। ये एक बड़ी वजह है कि बीएसपी के सपोर्ट में कमी आई है। जाटो फिर भी उनके साथ है, लेकिन अन्य दलित जातियां अब उन्हें मसीहा के तौर पर नहीं देखती और अपने अपने फायदे के हिसाब से बाकी पार्टियों के साथ जा रहे हैं। मायावती के पुराने साथी और नाराज बीएसपी वर्कर्स उन पर काशीराम की आइडियोलॉजी को खत्म करने का आरोप लगाते हैं। वे पूछते हैं कि पार्टी में ओबीसी नेताओं को आखिर इग्नोर क्यों किया गया, जिसके चलते उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। उनका यह कहना है कि मायावती ने ज्यादातर दलित जातियों को इग्नोर किया और बहुजन समाज की पार्टी को जाटवों की पार्टी बना दिया। मायावती के राज में बीएसपी एक आंदोलन से हटकर ऐसे लोगों का समूह बन गई जो केवल राजनीतिक कारणों से दूसरी पार्टियों से आए थे। मायावती पार्टी को अपने फैमिली बिजनेस की तरह चलाने लगी। ऐसे आरोप भी मायावती पर कई पुराने नेता लगाते रहते हैं। बसपा से निकले कई पुराने नेता मायावती पर टिकट बेचने के आरोप भी लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को मायावती ने एक दुकान में तब्दील कर दिया है। पार्टी कार्यकर्ता और नेता 5 साल तक चुनाव लड़ने की तैयारियां करता है, लेकिन आखिर में किसी धन्ना सेठ को टिकट दे दिया जाता है। 2024 के चुनावों में बुरी तरह हार के बाद अपनी हार के लिए मुसलमानों को मायावती ने जिम्मेदार ठहरा दिया था और कहा कि मुसलमानों ने बसपा में रिप्रेजेंटेशन मिलने के बावजूद बसपा को नहीं समझा और भविष्य में पार्टी सोच विचार कर ही उनको मौका देगी। भारत की सियासत में चुनावी हार के बाद शायद ही कभी किसी नेता ने ऐसी बात कही हो। जाटो वोट बीएसपी और मायावती के वजूद तो बने हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी उनसे दूर हो रहे हैं, जिससे बीएसपी और मायावती के भविष्य पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अपनी फाइटिंग नेचर के लिए पहचानी जाने वाली मायावती एक नेता के तौर पर अपने करियर के अंत में इस तरह से सरेंडर करेंगी, ये क्यों है, किस लिए है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। उधर दलितों की राजनीति करने के लिए चंद्रशेखर आजाद जैसे कई नए युवा नेता आए हैं, जो सड़क से लेकर संसद तक दलितों के हक को उठा रहे हैं, जो अपने साथ सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला भी लगा रहे हैं और मायावती को सम्मान देते हुए मायावती के वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मायावती आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाती हैं, फिर उनसे भी दूरियां बनाती हैं। मायावती की रणनीतियां फिलहाल लोगों की समझ से परे हैं। मायावती जो अपने आक्रामक अंदाज के लिए पहचानी जाती थी, वो अपने पॉलिटिकल करियर के आखिर में इस तरह से खामोश या फिर विजनलेस नजर आएंगी, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। हालांकि मायावती की पहचान हमेशा उस नेत्री के तौर पर रहेगी जिसने मजबूत प्रशासन दिया, जिसने दलितों के हित को मजबूती से आगे बढ़ाया और जिसने कभी किसी के सामने ना झुककर मजबूती से अपनी बात को मनवाने का दमखम रखा, जिसने बीजेपी और एसपी के मजबूत किले के बीच में अपनी पहचान बनाई और उत्तर प्रदेश में 4 बार मजबूती से अपनी सरकार चलाई। मायावती की जिंदगी से जुड़ी किस्से कहानियां हमने आपको बताए। इस कहानी में कौन सा हिस्सा आपको रोचक लगा, कौन सा हिस्सा ऐसा है जिसे आप और विस्तार से सुनना चाहते हैं और अगली कहानी किसकी हो, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस लंबी कहानी को सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर कोई आपका सुझाव होता है तो वो भी आप हमें जरूर दीजिएगा। इस लंबी कहानी को सुनने के बाद हम आपको शुक्रिया अदा कहते हैं। साथ ही हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि आपका जुड़ना हमें ताकत का एहसास कराएगा। हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, अब बारी आपकी है। कृपया जुड़िए, इस कहानी को साझा करिए और अपने सुझावों को कमेंट सेक्शन में छोड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।